हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सात्विक खरे। और लास्ट वीडियो में हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी एशियन हिस्ट्री को लेके, जिसके बारे में मैंने पहले आपको कोर्स के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया था, हमारा कैसे कोर्स का फ्लो चलेगा। और ग्रेजुअली धीरे धीरे करके हमने अपने टॉपिक को स्टार्ट किया था, और सबसे पहला टॉपिक था व्हाट इज हिस्ट्री। हमने हिस्ट्री को पहले समझा कि हिस्ट्री क्या है। इसके बाद दूसरा टॉपिक हम पढ़े थे कि हिस्टोग्राफी क्या होता है। हिस्टोग्राफी मतलब होता है राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, कैसे राइटिंग ऑफ हिस्ट्री स्टार्ट होती है, और जो आज हम बुक्स पढ़ रहे हैं, किसी ऑथर के नाम की बुक पढ़ रहे हैं, उनने कैसे बुक को लिखा और कहाँ से रिसोर्सेज आए। तो वो चीज़ हमने पूरे पढ़ी थी। इसके बाद में आज हम अपने इस फाउंडेशन के पॉइंट्स को, जो हमारे स्टार्टिंग के पूरे टॉपिक्स चल रहे हैं, फाउंडेशन के पार्ट है। हमारी हिस्ट्री बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होती है, बट वी आर जस्ट डूइंग अ फाउंडेशन टू गेट अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री। तो आज हमारा टॉपिक है वो टाइमलाइन को लेके चलता है कि टाइमलाइन क्या है, कैसे पीरियडाइजेशन हुआ। तो सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ कहता हूँ कि आपको टाइमलाइन के बारे में क्या पता है। जैसे कि अगर टाइमलाइन है तो टाइमलाइन के बारे में हम क्या जानते हैं कि टाइमलाइन एक बचपन से सुना हुआ शब्द है, या फिर हम जो मैथ में सुनते आते हैं। अब एक पल को आप हिस्टोरियन बन के देखिए। जैसे आप राइटिंग कर रहे हैं एक बुक की, तो आपको ये बताना पड़ेगा, एक पॉइंट्स बताने पड़ेंगे ऐसे कि मैं ये जो बात कर रहा हूँ, ये कब की बात कर रहा हूँ, आने वाले कल की बात कर रहा हूँ या पिछले कल की बात कर रहा हूँ। पिछले में भी कितने साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 2 साल पुरानी बात है, 4 साल पुरानी बात है, 5 साल पुरानी बात है। तो जब हमारी हिस्ट्री राइटिंग हो रही थी, हमारे इतिहास को लिखा जा रहा था, तो एक समस्या आ रही थी कि उसको जब अपन अच्छे सिस्टमेटिक फॉर्म में लिख रहे थे, तो हमें ये पता करना जरूरी था कि कौन सा इवेंट कब हुआ, और हमें उसको पहले रखना चाहिए या बाद में रखना चाहिए। तो जैसे अपनी बॉडी की बैकबोन सबसे स्ट्रांग होती है और मेन पार्ट होता है अपने पोस्चर के लिए, वैसे ही हिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले आपको टाइमलाइन के बारे में पता होना चाहिए। टाइमलाइन में अब देखिए, पहला पॉइंट क्या है कि हमारे हिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पूरी हिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है कॉमन एरा और एक है बिफोर कॉमन एरा। एक तरह से ऐसे कहिए कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ है, इसको अपन ने एक रेफरेंस पॉइंट लिया जिसको अपन ने कहा जीरो। तो जीरो के बाद होने वाले पूरे इवेंट्स आएंगे पॉजिटिव, जैसे अपन मैथ में पढ़ते हैं। और जीरो के पहले के पूरे इवेंट्स अपन ने कहा नेगेटिव आते हैं। यहाँ पे वर्ड्स नेगेटिव, -1 -2 चलने लगता है। वैसे ही जीएस के पहले होने वाले इवेंट्स को अपन कहेंगे बिफोर कॉमन एरा, और जीएस के बाद होने वाले इवेंट को कहेंगे कॉमन एरा। अब आप आपसे पूछेंगे व्हाई वी आर यूजिंग द रेफरेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट। एक्चुअली क्या था, जो हमारे इतिहास लेखन हो रहा था, ये यूरोपियन राइटर्स द्वारा किया जा रहा था। अब यूरोपियन राइटर्स को एक लैंडमार्क चाहिए था ये बताने के लिए कि इस इवेंट के पहले हुई बातें हैं, ये इस इवेंट के बाद हुई बातें हैं। उन्होंने जीसस क्राइस्ट के बर्थ को ऐसा यूज किया कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले जितनी चीजें होती हैं, उन्होंने उसको बिफोर कॉमन एरा में डाल दिया। और जीसस क्राइस्ट जब पैदा हो गए, उनका पूरा फेस चला, उसके बाद में जितने इवेंट होते हैं वो कॉमन एरा में आते हैं। तो आज का जो समय है वो कॉमन एरा में आता है। अब देखिए क्या है, कई बुक्स अलग अलग रेफरेंसेस यूज करती हैं। कॉमन एरा को कई लोग एडी भी कहते हैं, एनो डोमिनी कहते हैं, और यहाँ पे बीसी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये बुक्स के ऊपर है कि कौन सा कैसा रेफरेंस यूज कर रहे हैं टाइम की। बट जनरली वी आर यूजिंग द रेफरेंस ऑफ बीसीई एंड कॉमन एरा। जैसे मैंने यहाँ पे पूरे में बीसी बीसी लिखा है, तो हम इस रेफरेंस को लेकर चलेंगे बिफोर कॉमन एरा। अब एक पॉइंट बस आपने मन में लेके आइए कि बिफोर बर्थ क्राइस्ट के, कि बिफोर क्राइस्ट ये वाला फेज है, और आफ्टर क्राइस्ट हमारा एडी वाला फेज या फिर कॉमन एरा वाला फेज चलता है। डन। अब देखिए, अब हम अपने हिस्ट्री को इंडिया के अंदर जूम करके देखिए। अब आप कैसे हैं, आप एक राइटर हैं, हिस्ट्री राइटर हैं, जो इंडिया के बारे में इतिहास लेखन कर रहे हैं। अब मैंने आपको टास्क दिया कि यार तुमने बहुत सारे कलेक्ट कर लिए हैं डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे पेजेस कलेक्ट कर लिए हैं। अब इन पेजेस को कंपाइल करो और सब सीक्वेंस वाइज पेजेस को लगाओ। तो अब हमसे कहोगे सीक्वेंस वाइज लगाना है, चलो काम करते हैं। मैंने जो सबसे पहली हेडिंग लिखी थी उसको नंबर 1 हेडिंग दूंगा, नंबर 2 हेडिंग दूंगा। ऐसे करते करते आपने 20-25 पेजेस को इकट्ठे बंच बनाया और सबके ऊपर पेज नंबर डाला। ठीक है, जो अपन जनरल अभी कॉपी राइटिंग में अपन की हैबिट है, वी आर यूजिंग पेज नंबर ना, दिस इज पेज नंबर 1, दिस इज पेज नंबर 2, और इस पेज नंबर को वन में, पेज नंबर 1 को मैंने मंडे को लिखा था, इसको ट्यूसडे को लिखा था, इसको सैटरडे में कंप्लीट किया था। वैसे ही जब हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, इतिहास के बारे में समझ लिया, ट्रांसलेशन पढ़ लिया, आर्कोलॉजी के एविडेंसेस मैच होने लगे, कई चीजें समझ में आने लगी, तो ऑथर्स ने क्या सोचा कि नाउ वी शुड एनालाइज देम इन अ क्रोनोलॉजिकल फॉर्म। मतलब क्या, कि अब हम इन सभी इवेंट्स को पेज नंबर डाल के लिख के देखते हैं और पता चलता रहता है कि क्या चीज चली भारत में। तो अब देखिए, अब अपन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि क्या सिस्टम था। ये हमारी पूरी टाइमलाइन है इंडिया की। इस पूरे टाइमलाइन में जितने इवेंट्स हो रहे हैं, इतने पॉइंट्स दिए हैं, सबको एज अ चैप्टर वाइज चैप्टर ग्रेजुअली आगे पढ़ेंगे। जैसे कि 3 चैप्टर जो है स्टार्टिंग के, ये हमारा स्टोन एज है। इंडिया में स्टोन एज कैसे चलती है इसके बारे में पूरी बात पता चलती है। इसके बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना होगा, अगर आप 6th क्लास में ही पढ़े होंगे तो इंडस वैली के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा। इसके साथ साथ में कॉपर एज चला, ये वाला पीरियड आ जाएगा। वैदिक एज वाला पॉइंट्स पढ़ेंगे, महाजनपद पढ़ेंगे,
मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। मौर्यन के साथ में संगम एज भी चल रही थी साउथ में, वो वाली चीज भी आती है। गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, पोस्ट गुप्ता पढ़ेंगे, मेडिवल की यहाँ से आगे गाड़ी बढ़ जाती है, मेडिवल की तरफ चले जाते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि मान लीजिए एक ऑथर ने तो इंडस वैली पे काम किया था, तो क्या हुआ ग्रेजुअली जब हमने हिस्ट्री राइटिंग के बारे में पढ़ा था, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसके पहले आप हिस्ट्रोग्राफी वाला टॉपिक पढ़ के आए, क्योंकि क्या है मैं वहां से कई टॉपिक लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब एक लेके चलते हैं कि मान लीजिए किसी ऑथर ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर वर्क किया है, तो अब ऑथर ने वर्क किया, बट जब अपन ने उसको सेट किया तो अपन को पता है कि भाई ये न्यूलिथिक पीरियड के बाद की ही बात है। तो आज जब आर एस शर्मा सर ने बुक लिखी है अपनी, तो उन्होंने जब उस इंडस वैली के टॉपिक को किसी और ऑथर के टॉपिक से उठाया था, तो उन्होंने उस चैप्टर को न्यूलिथिक एज के बाद ही डाला है, उसको पहले नहीं डाला। बिकॉज सर इज ऑल्सो फॉलोइंग ए क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन। उसी क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन में हम भी अपने इतिहास को पढ़ते हैं। जैसे मैं आपसे एक छोटा सा लाइव एग्जांपल आपसे पूछूं कि आपने जो चीज 5 साल में साइकिल चलाना सीखा होगा और आपने 20 में साल में साइकिल चलाना बाइक चलाना सीखा होगा या फिर स्कूटी या फिर कार चलाना सीखा होगा। अब जब आज से आप 50 साल बाद जब बड़े हो जाएंगे, आप बहुत आगे 50 ईयर्स प्लस हो जाएंगे, तो आपसे जब कोई पूछेगा कि सर आपने साइकिल सबसे पहले कब चलाई थी इंडिपेंडेंटली, तो आप कहोगे मैंने 5 साल में सबसे पहले साइकिल इंडिपेंडेंटली चलाएगी। तो आपने एक पॉइंट बताया ना अपनी लाइफ का कि 5 साल, वैसे ही ये पॉइंट्स हैं जो पूरी हिस्ट्री के एक एक करके स्टेप को टाइम के हिसाब से अपने इसको डाल दिया गया है। तो मैंने आपको थोड़ा सा टाइमलाइन के बारे में बताया। इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या था कि जब हमारा स्टोन एज चलता है, तो स्टोन एज में हमारे पास में केवल आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं। आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस क्या, कि जैसे मान लीजिए एक ऐसा एविडेंस, मान लीजिए स्टोन है, तो स्टोन के बारे में आप क्या कुछ पढ़ सकते हो स्टोन को देख के कि क्या लिखा है स्टोन के ऊपर, कोई लिटरेचर नहीं लिखा है, कोई वर्ड नहीं लिखा है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है। तो जो ये वाला फेज रहा, स्टोन एज वाला फेज रहा, तो इसको अपन ने प्री हिस्ट्री कहा। प्री हिस्ट्री मतलब क्या, हिस्ट्री के पहले का फेज, जब हमारे पास में राइटिंग नहीं थी। अब एक वर्ड आपको बता देता हूँ, हिस्ट्री का तभी सेंस बनता है जब आपके पास में राइटिंग हो और उसको अपन आर्कोलॉजी से लिंक कर पाए, तभी हम प्रॉपर हिस्ट्री राइटिंग कर पाते हैं, हिस्ट्री समझ पाते हैं। मतलब हमें हिस्ट्री समझने के लिए रिटन एविडेंसेस की भी आवश्यकता है और आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस की भी आवश्यकता पड़ती है, तो हम हिस्ट्री को समझ पाते हैं। अब यहाँ पे तो भाई अपने पास में केवल आर्कोलॉजी है, तो क्या हम इस चीज को हिस्ट्री कह सकते हैं कि हमारी हिस्ट्री है? नहीं। इस फेज को ऑथर्स ने प्री हिस्ट्री वर्ड यूज किया, हिस्ट्री के पहले का फेज, जब हमारे पास में आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस है। डन। फिर ग्रेजुअली इंडस वैली के बारे में पता चलता है हमें। अब इंडस वैली के साथ क्या था कि यहाँ पे स्क्रिप्ट तो दिख रही है, यहाँ पे कॉइन्स पे कुछ लिखा है, कॉइन्स नहीं सील्स हैं, सील्स पे कुछ लिखा है, कुछ ऑब्जेक्ट्स बने हैं, एनिमल्स की इमेजेस है, कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं, बट हम उनको समझ नहीं पा रहे, हम उनको पढ़ नहीं पा रहे। तो जब हम किसी चीज को पढ़ नहीं पाते हैं, जिस स्क्रिप्ट को हम डिसाइफर नहीं कर पाए, तो ऑथर्स ने कहा यार चलो एक काम करते हैं, इसको अपन हिस्ट्री तो कह नहीं सकते क्योंकि हमारे पास स्टिल लिटरेचर है नहीं है, रिटन सोर्सेज नहीं है, केवल आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के बेसिस पे हम कैसे कहते हैं कि हिस्ट्री है। तो ऑथर्स ने क्या कहा कि हम इस फेज को प्रोटो हिस्ट्री वर्ड यूज कर सकते हैं, जहां पे हमारे पास में स्क्रिप्ट दिख रही है, बट अभी तक अपन उसको डिसाइफर नहीं कर पाए। अगर भविष्य में होता है अपन उसको डिसाइफर कर लेते हैं, तो शायद इस टर्म के साथ में भी चेंजेस हो जाए। फिर इसके बाद में जो हमारा एक्चुअल फेज ऑफ हिस्ट्री शुरू होता है, वो वैदिक एज से शुरू होता है, जहाँ हमारे पास में वेद मिल जाते हैं। वेद क्या है, एज अ लिटरेचर, एज अ रिटन सोर्सेज मिल जाएंगे। तो जब हमारे पास में रिटन भी मिल गया वेद में रिटन भी मिल गया, आर्कोलॉजी मिल गई, तो जब ये दोनों कोरिलेट कर पाते तो हमारी एक्चुअल हिस्ट्री स्टार्ट होती है। तो एज अ हिस्टोरियन अब आप देखेंगे, तो जब आपसे कहा जाएगा ना कि आपको, जब अपनी आपने 20 पेज के स्टेपल करे हैं कागज को, तो आप हमसे कम से कम ये बताइए मुझे कि आपने कितने पेज प्री हिस्ट्री को दिए हैं, कितने प्रोटो हिस्ट्री को दिए हैं, कितने लिटरेचर कितने हिस्ट्री को दिए, तो आप बता पाओगे कि सर मैंने जो स्टार्टिंग के 5 पॉइंट लिखे हैं, 5 पेजेस लिखे हैं ना, ये प्रोटो हिस्ट्री के बारे में, जहां पे मैंने ये टॉपिक डील करे हैं। अगले 2 पेजेस में मैंने इंडस वैली और महाजनपद को डील किया है, जो प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। और इसके बाद मैंने अपनी 7th 8th पेज से एक्चुअल हिस्ट्री राइटिंग स्टार्ट कर दी है, जो हमने टाइमलाइन बेसिस पे अपने पेजेस को जोड़ा था, वैसे ही हमने टाइमलाइन को पढ़ा। इसके आगे ये देखिए, प्री हिस्ट्री में आ गया हमारा स्टोन एज, प्रोटो हिस्ट्री में आ गया हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब जब हमारे पास में सबसे पहली स्क्रिप्ट ब्राह्मणी स्क्रिप्ट आ जाती है, तो वहां से हमारा हिस्ट्री का डेवलपमेंट और एज अ हिस्ट्री, जहां पे रिटन और आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के हिसाब से उसकी स्टडी शुरू हो जाती है। तो जो आप कहते हो ना कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एक्चुअली आप जो हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, वर्ड यूज कर रहे हो, वो वर्ड आप यूज कर रहे हो आफ्टर वैदिक एज वाला सिनेरियो। ठीक है। और उसके पहले अगर आप इंडस वैली के बारे में पढ़ोगे, तो आपको कहना चाहिए मैं प्रोटो हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। और अगर इंडस वैली के पहले वाला चैप्टर आप पढ़ रहे हो, स्टोन एज पढ़ रहे हो, तो आप कहोगे मैं प्री हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा हूँ।
तो जब आप ये पॉइंट समझ जाएंगे ना कि हमारी हिस्ट्री में भी आप किस रूप में वर्ड को लेके चल रहे हैं, तो वैसे ही आप धीरे धीरे करके टाइमलाइन को समझ पाएंगे। अब देखिए, यहां तक सब चीजें बीसी में चल रही हैं। बीसी मतलब क्या, बिफोर कॉमन एरा। तो ये जितने इवेंट्स हैं, इनको अपन बिफोर कॉमन एरा के फेज में डालते हैं। और जैसे ही बिफोर कॉमन एरा के बाद में संगम एज और मौर्य के साथ में हमारा ये जीसस क्राइस्ट का बर्थ होता है और हमारा ट्रांजेक्शन हो जाता है बिफोर कॉमन एरा टू कॉमन एरा। डन। अब इसके बाद धीरे धीरे जब हम हर चैप्टर पढ़ेंगे, हम इस टाइमलाइन को जूम इन करते चलेंगे। जूम इन द सेंस व्हाट, कि अभी तो मैंने आपको केवल एक चीज बताई कि 600 से लेकर 750 तक में क्या हुआ, ये राजा आए वो राजा आए। अब जब आप इसको थोड़ा सा और जूम करोगे, तो 610 में क्या हुआ, कौन से राजा है, 620 में क्या हुआ, वो हम धीरे धीरे करके टॉपिक की डेप्थ में जाके पढ़ेंगे और हम इस चीज को आगे बढ़ाते जाएंगे। अब आपने एक चीज सुनी होगी कि एक चार्ट आता है हिस्ट्री की टाइमलाइन का, अगर वो आपको लगता है रिक्वायरमेंट है तो आप उसको यूज कर सकते हो। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, अब मैं आपको वापस उस जोन में लेके जाना चाहता हूं जहां पे आप हिस्ट्री राइटिंग कर रहे हो, हिस्ट्री का डेवलपमेंट कर रहे हो, सब्जेक्टिव फील्ड में हिस्टोग्राफी कर रहे हो। अब देखो, उन्होंने क्या किया, एनालिसिस करके, हमने आपको लास्ट पॉइंट बताया था, एनालिसिस करके कई ऑथर्स ने अपनी अपनी बुक्स लिखी। ठीक है, ऑथर वन हो गए, हिस्टोरियन वन, हिस्टोरियन टू, हिस्टोरियन थ्री। अब इन बुक्स में हर ऑथर ने कहा कि यार मैं अपने हिसाब से टाइमलाइन देके चलता हूँ। मैं इसको पेज नंबर वन कहूंगा, जिसमें पेज में वन ऐसा लिखा जाएगा। एक ऑथर ने कहा यार मैं पेज में इसको रोमन लेटर में लिखूंगा। एक ने कहा कि मैं इसको पेज नंबर वन करके लिख दूंगा। तो हर किसी ने अपने अपने हिसाब से पेज नंबर की नाम दिए, अपने हिसाब से टाइमलाइन दी। तो एक जनरलाइज्ड फॉर्म में जब आप हिस्ट्री को पढ़ोगे ना, इन ऑथर्स की बुक्स पढ़ोगे, तो आपको कहीं ना कहीं अलग अलग टाइमलाइन मिल जाएगी। जैसे कि जेम्स मिल की बुक है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इन्होंने इसमें ये वाली टाइमलाइन यूज करी है। और जैसे हम आर एस शर्मा सर की बुक पढ़ेंगे तो उसमें ये वाली टाइमलाइन यूज करी गई है। किसी और बुक को यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए एक जो छोटा बच्चा रहता है, 6th 7th 8th की बुक्स रहती है, उसमें एशियन मिडिल मॉडर्न की टाइमलाइन यूज कर दी जाती है, क्योंकि एक उसको ओवरव्यू देना पड़ता है इसलिए। तो अब ये टाइमलाइन क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में डेप्थ में चलेंगे। कि देखो क्या था, स्टार्टिंग जब हिस्टोग्राफी की हो रही थी, 1870 में, 70s में जेम्स मिल ने एक बुक लिखी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस बुक में, अब पहली बात बताएं, जेम्स मिल के बारे में थोड़ा बता दूं, ये कॉलोनियल राइटर थे, इन्होंने क्रिटिसिज्म दिया है इंडिया को लेके, नेगेटिव पॉइंट दिए हैं। इस बुक में बहुत सारी चीजें, नेगेटिव अप्रोच ऑफ नेगेटिव चश्मा पहन के उन्हें इंडिया को देखने की कोशिश करी है। अब इस बुक में क्या है कि इंडिया की टाइमलाइन बनाई इन्होंने कि यार मेरे अकॉर्डिंग टाइमलाइन ये है, बट इसको उन्होंने धर्म के हिसाब से डिफाइन किया। धर्म मतलब क्या, इन्होंने कहा एक भारत में एक फेस चला जिसको हिंदू फेस कहा जाएगा, एक फेस चला इसको मुस्लिम फेस कहा जाएगा, एक फेस चला इसको ब्रिटिश फेस कहा जाएगा। ब्रिटिश यूज किया है इन्होंने, इन्होंने इस जगह क्रिश्चियन वर्ड यूज नहीं किया। अब देखिए, क्रिश्चियन वर्ड के बारे में आगे थोड़ा आपके बारे में बताऊंगा जब अपन ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे, जब मैं जेम्स मिल के बारे में थोड़ा और इंट्रोड्यूस करूंगा। देखिए क्या है कि क्रिश्चियन वर्ड यूज करने के पीछे रीजन क्या था, कि ब्रिटिशर्स के पास में एक पोयम है, ब्रिटिशर्स की बहुत अच्छी पोयम है, द वाइट मैन बर्डन्स। अगर आप लिटरेचर लिए होंगे तो आपको शायद पता चलेगा, इंग्लिश लिटरेचर में है कि वाइट पर्सन शुड हेल्प टू सिविलाइज नॉन वाइट। मतलब मुझे भगवान ने ड्यूटी दी है, जैसे मैं एक वाइट पर्सन हूँ, मैं यूरोप से बिलोंग करता हूँ, और मुझे भगवान ने, जीसस क्राइस्ट ने ड्यूटी दी गई है कि जो आपसे नीचे वर्ग के लोग हैं, जो डार्क कलर शेड वाले लोग हैं, उनकी जाके आपको हेल्प करनी है। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो हेल्प करने आ रहे हैं ना, ये ब्रिटिशर्स हेल्प करने आ रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स की ड्यूटी है कि हमें आपकी हेल्प करनी है, इंडियंस की हेल्प करनी है। इसलिए यहाँ पे ने ब्रिटिश यूज किया है वर्ड, रेदर देन क्रिश्चियनिटी वाला पॉइंट डाला है। ठीक है। अब इस बुक में इन्होंने जस्टिफाई किया है ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि भाई ब्रिटिश आए हैं तभी भारत का विकास हो पाए, जो हमने कॉलोनियल राइटिंग में पढ़ी थी। ठीक है। और ये टाइमलाइन, अब इस टाइमलाइन की बात है जो जेम्स मिल ने इंट्रोड्यूस करी टाइमलाइन, कई ब्रिटिश ऑथर्स ने यूज करते रहे। मतलब अब आप ये समझ सकते हो, कई हिस्ट्री राइटिंग ऑथर्स ने ऐसे करी यूरोपियन में, जहां जहां पे उन्होंने कहा है कि अकबर बिलोंग करते थे मुस्लिम पीरियड से, विक्रमादित्य करते थे हिंदू पीरियड से, और जो अभी चल रहा है वो चल रहा है ब्रिटिश पीरियड। मतलब उन्होंने पूरी टाइमलाइन को, जो अपन आज के टाइम पढ़ते हैं ना, उसको उन्होंने हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश के हिसाब से डिवाइड करके समझाने की कोशिश करी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पीरियडाइजेशन हमारे पास में आता है, ये एक्चुअली क्रोनोलॉजी में ही लिखा है मैंने कि पहले दूसरा तीसरा चौथा कौन सा आता है। तो दूसरा हमें टाइमलाइन में मिलता है कि कई ऑथर्स, यूरोपियन ऑथर्स थे, वेस्टर्न ऑथर्स थे, इंडियन के ऑथर्स थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि भाई हम इसको रिलीजन के बेसिस पे कैसे बांट दें। अब इस पीरियडाइजेशन का क्रिटिसिज्म दिया गया, इसके ऊपर डिबेट्स हुए, और कहा गया कि ऐसा तो था नहीं कि एंशियंट इंडिया में केवल हिंदू थे, भाई आप जैन को भूल गए, आप बुद्धिज्म भूल गए, हमारे भारत में और भी कई छोटे छोटे संप्रदाय चल रहे थे, तो वाई ओनली हिंदू।
आप एक ही कल्चर को बिलोंग क्यों कर रहे हो? और क्या मुस्लिम पीरियड में हिंदू का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है कि आप केवल मुस्लिम वर्ड यूज कर रहे हो? तो क्या ये, आप खुद बताइए, क्या ये प्यूरिटाइजेशन सही है? तो जब इस प्यूरिटाइजेशन को गलत साबित करना पड़ा, इसमें दूसरा प्यूरिटाइजेशन क्या आया कि कई यूरोपियन, कई ऑथर्स ने क्या कहा कि हम इस चलो एक काम करते हैं, चेंज कर देते हैं इस प्यूरिटाइजेशन को, अब हम एक नया प्यूरिटाइजेशन यूज करेंगे या नई टाइमलाइन यूज करेंगे। उसको मैंने नाम दिया एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न। अब इसमें बात क्या थी, एंशियंट कहा गया जो हमारा पहले का फेज है, मेडिवल आप समझ रहे हैं, ये अपना जो इन्होंने मुस्लिम को उन्होंने मेडिवल कर दिया, हिंदू को ने एंशियंट किया, और ब्रिटिश को उन्होंने कहा मॉडर्न। अब क्या समस्या आई, कई लोगों ने कंप्लेन किया कि जो आप मॉडर्न कह रहे हो ना, ये मॉडर्न यूरोप की मॉडर्निटी से तो लिंक कर रहे हो कि भैया यूरोप में मॉडर्न फेज चल रहा है, तो इंडिया में भी इस फेज को अपन ने मॉडर्न कहा। इसको इन्होंने वेस्ट से बिलोंग उठाया था कि वेस्ट में, वेस्टर्न कंट्रीज मतलब यूरोपियन कंट्रीज ने पिक किया था। अब देखिए समस्या क्या थी, कई ऑथर्स ने इसको लेके भी अपनी कंप्लेन जाहिर करी। कंप्लेन क्या कहा कि देखिए आपके यूरोप में मॉडर्न पीरियड में साइंटिफिक प्रोग्रेस चल रही है, लिबर्टी चल रही है, इक्वालिटी चल रही है, क्या ये सब चीजें इंडिया में है? तो जब साइंटिफिक प्रोग्रेस नहीं है, लिबर्टी नहीं है, इक्वालिटी नहीं, तो आप कैसे इस चीज को मॉडर्न कह सकते हो? तो आप जो नजरिए से देख रहे हो मॉडर्निटी को, वो आप वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से मॉडर्निटी देख रहे हो रेदर देन इंडियन के हिसाब से। इस टाइम पे तो इंडिया कॉलोनियल पीरियड में चल रहा है। तो अब इससे तीसरा पीरियडाइजेशन हमें समझ में आता है, वो तीसरा पीरियडाइजेशन होता है एशियंट, मेडिवल और कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड मतलब क्या, देखो कॉलोनियल वर्ड मतलब होता है कि आपके ऊपर एक दूसरी स्टेट या दूसरी के लोग आके आपके ऊपर राज कर रहे हैं, जैसे वे ना सब्जुकेशन ऑफ वन कंट्री बाय अदर टू दिस काइंड, जहां से आपकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल चेंजेस होने लगते हैं, उसको अपन कोलोनाइजेशन कह रहे हैं। जैसे ब्रिटिश ने अपन के ऊपर कोलोनाइजेशन किया था, उनको अपन कॉलोनियल गवर्नमेंट के रूप में भी जानते हैं। तो अब यहाँ पे कई ऑथर्स ने कॉलोनियल वर्ड यूज किया, ठीक है। और इसके बाद में कई ऑथर्स ऐसे आए जिन्होंने यूज किया कि यार देखो कॉलोनियल वर्ड गलत है, क्योंकि ग्रेजुअली धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते गए, समय आगे बढ़ गया, इंडिपेंडेंस के आगे बढ़ गए, तो अब इंडिपेंडेंस के बाद वाले ऑथर्स ने कहा क्या हमें अभी भी कॉलोनियल वर्ड यूज करना चाहिए? तो उन्होंने कहा काम करते हैं कि हम पूरी हिस्ट्री को सोशल और इकोनॉमिकल चेंजेस के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। सोशल इकोनॉमिकल चेंजेस मतलब क्या, ना यहाँ पे धर्म की बात आएगी, ना यहाँ पे हमने वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से मॉडर्निटी की बात की, ना ही यहाँ पे हमने ब्रिटिशर्स की अप्रोच के कॉलोनियल वर्ड को यूज किया। यहाँ पे हमने हर चीज सोशल और कल्चर में कैसे चेंजेस आते गए उसको लेके वर्क करने की बात करी है। तो पहला पॉइंट डाला हमने एंशियंट इंडिया, जहां पे हमारा स्टार्टिंग फेज फ्रॉम स्टोन एज से लेके चलते चलते 6th सेंचुरी बीसी तक चलता है, सीई तक चलता है। फिर अर्ली मेडिवल पीरियड आता है, फिर मेडिवल पीरियड आता है, फिर मॉडर्न पीरियड आता है। तो ये जो टाइमलाइन है, ये आज के टाइम पे मोस्टली हिस्टोरियन यूज कर रहे हैं। बट अगर आप कभी कोई बुक पढ़ते हो, अब मैं ये चीज आपको क्यों बताएं, आप प्रैक्टिकल नॉलेज लेके समझिए कि मान लीजिए एक मैंने बुक उठाई, आज मेरी इच्छा करी कि मैं चलो ब्रिटिश इंडिया की बुक पढूं, अमेजोन से मंगाऊं, मैंने जेम्स मिल की बुक मंगाई। अरे जेम्स मिल की बुक को मैंने देखा कि यार जेम्स मिल की बुक ने तो ये वाला टॉपिक कहीं नहीं है, और जब मैं स्कूल में था तो मुझे तो ये वाली टाइमलाइन सिखाई गई थी, क्या जेम्स मिल की बुक में मिसप्रिंटिंग हो गई? नहीं, जेम्स मिल ने जब ये बुक लिखी थी तब ये वाला प्रिडाइजेशन चल रहा था। कई ऑथर्स जब बुक लिख रहे थे तब ये वाला प्रिडाइजेशन मार्केट में ट्रेंड में था। कई ऑथर्स जब लिख रहे थे तो ये वाला प्रिडाइजेशन चल रहा था। और आज जो ऑथर राइटिंग कर रहे हैं वो इस प्रिडाइजेशन को लेकर वर्क कर रहे हैं। तो अब जब आप उपिंदर मैम की बुक पढ़ेंगे तो उन्होंने इस प्रिडाइजेशन में वर्क किया है। मतलब जब आप पढ़ेंगे तो आपको अर्ली मेडिवल पीरियड लिखा आ जाएगा बुक में डायरेक्टली कि मैम ने अर्ली मेडिवल पीरियड की बात करी है। और कई ऑथर्स अभी ये वाला भी जनरली लेके चल रहे हैं, आप सुनते होंगे एंशियंट मिडिल मॉडर्न है। तो कई होते हैं ये वाला भी पीरियडाइजेशन चेंज कर रहे हैं। अब ये पॉइंट हमने इसलिए पढ़ा कि आप अब जब भी कोई बुक पढ़े हिस्ट्री की, तो उसमें आप ऑथर को लेके ये समझ जाएंगे कि ऑथर ने कौन सी टाइमलाइन यूज करी है यहाँ पे। अब हम ग्रेजुअली आगे बढ़ती है, टाइमलाइन का टॉपिक यहीं पे ओवर होता है ऑलमोस्ट। अब हम आगे देखते हैं सोर्सेज। अब चलिए एक इंटरेस्टिंग पॉइंट उठता है सोर्सेज को लेके। तो जो हमारे सोर्सेज होते हैं, अब आप बस ये एज्यूम करिए, जस्ट वर्ड सोर्स। सोर्स मतलब कोई ऐसी चीज जिससे हमें इतिहास को जानने में मदद मिलती है। अब सोर्स दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है प्राइमरी सोर्स, एक होता है सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स मतलब होता है जो चीज फर्स्ट हैंड है। अब देखिए, आप अगर कोई गाड़ी खरीदते हैं और फर्स्ट हैंड होती है, तो बिल्कुल कंपनी की बिल्कुल फ्रेश कार मिलती है, बढ़िया मस्त चमकती है, कोई डेंटिंग पेंटिंग नहीं होती है। और जैसे ही आप सेकंड हैंड गाड़ी की तरफ जाते हैं, आप सेकंड हैंड या जो रीसेल गाड़ी खरीदते हैं, उसमें कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स हो जाते हैं जो ग्रेजुअली समय के साथ में गाड़ी में आ जाते हैं। इंजन वीक हो जाता है, पिकअप कम हो जाता है, स्क्रैचेस आ जाते हैं गाड़ी में, एक दो बार सर्विस हो चुकी होती है, कभी सर्विस लेट फास्ट हो जाती है। तो वो जो चीज़ होती है उसको अपन सेकेंडरी कहते हैं, सेकंड हैंड कहते हैं। तो ये जो चीज़ होती है ना, जहाँ पे कुछ ना कुछ उस सोर्स में, जैसे मान लीजिए एक इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन मतलब होता है दीवार या फिर कोई ऐसी सरफेस पे कार्विंग करके कुछ मैसेज लिखना है। जैसे आपने कभी देखा होगा, आप कोई मंदिर गए होंगे तो मंदिर में
आजकल के जो पॉलिटिशियन है वो अपना क्रेडिट लिखते हैं, या फिर कोई कुछ डोनेट करता है तो अपना क्रेडिट लिखता है कि मैंने इनके सम्मान में, इनकी याद में ये मंदिर में इतना डोनेट किया है, ये किया है, वो किया है, तो वो चीज़ इंस्क्रिप्शन में आती है। अब मान लीजिए एक इंस्क्रिप्शन है, इस चीज़ पे एक कंटेंट लिखा है, फिर कल के दिन मैं आऊँ, इसको थोड़ा सा स्क्रैच करवाऊँ, और स्क्रैच पे नाम किसी और का लिख दूँ, डेट कुछ और लिख दूँ, इसको बढ़ा दूँ आगे। तो ये जो पहले कंटेंट था वो था फर्स्ट हैंड या फिर ओरिजिनल कंटेंट था, और जो दूसरा आया उसको कह दी सेकंड हैंड। मतलब उस पे कुछ ना कुछ इंटरप्रिटेशंस के साथ में खेल किया गया है, वो सेकंड वाला आ जाएगा। तो अब देखिए जो प्राइमरी सोर्स होता है, अब चाहे यहाँ पे कॉइन हो या फिर बुक हो, दोनों चीजों को एज्यूम करके चलना है अपन, बस अभी सोर्स वर्ड को पकड़ के चल रहे हैं, ना ही आर्कियोलॉजी ना ही लिटरेरी। सोर्स में दो होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेकेंडरी, फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड हो जाता है, सेकेंडरी सोर्स कहलाता है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट चीज लिखी जाती है वो रॉ फॉर्म में रहता है, मतलब कंटेंट जो है वो ओरिजिनल है, जो है वैसे ही एज इट इज है। और जब सेकंड हैंड में जाता है, जैसे मान लीजिए बुक है, जब ये बुक लिखी गई होगी फर्स्ट टाइम पे तो ये ओरिजिनल कंटेंट कहलाएगा। ठीक है। अब जब इस बुक को मैंने पढ़ा या आपने पढ़ा, इसमें कुछ ना कुछ इंटरप्रिटेशन आई, चेंजेस आई, तो ये हो गया सेकंड हैंड। तो अब ये ओरिजिनल तो नहीं कहला सकता ना, तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी सोर्स में कह देंगे अपन इस चीज़ को, क्योंकि कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, मतलब प्रिंटिंग डिफेक्ट्स हो सकता है, किसी राजा ने अपने भाव को या फिर किसी राइटर ने अपने भाव को स्पष्ट कर दिया, उसमें कुछ एड ऑन कर दी चीज़ें कि मेरे अनुसार तो ऐसा भी होता है, मेरे अनुसार वैसा भी होता है, तो इसकी ओरिजिनलिटी जो है वो कम हो गई, वो खत्म होने लगी। तो ये जो है ना, इसमें एनालिसिस ऑफ ओरिजिनल सोर्सेज भी इंटरप्रेट हो जाता है। अब देखिए ये रिलायबल होता है क्योंकि फर्स्ट हैंड है, ऑथेंटिक है, इसमें कोई फेरबदल नहीं, जैसी है वैसी रहेगी। ठीक है। और इसमें इन्वॉल्व हो जाता है इंटरप्रिटेशन, जैसे जितने हाथों में किताब जाती है उतना जब राइटिंग बढ़ती है, तो जैसे अपन ने कहा था ना, ब्रिटिशर्स ने एक किताब को, जैसे उपनिषद को, उन्होंने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेट किया, फिर ऐसे इंटरप्रिटेट किया, तो डिबेट एंड डिस्कशन होते होते कई चीज़ों का उसमें इंटरप्रिटेशन डलता गया, तो जो ओरिजिनल उपनिषद था वो कंटेंट कम होता गया और ओरिजिनलिटी खत्म होने लगी। वैसे ही अब जो प्राइमरी सोर्सेज सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं ना, जनरली जो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज मिलते हैं हमें, वो प्राइमरी की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि देखिए आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के साथ में ज़्यादा आप फेरबदल करोगे तो पता चल जाएगा, और बहुत ज़्यादा फेरबदल हो भी नहीं पाता। ठीक है। और दूसरा जो लिटरेरी सोर्सेज होते हैं वो सेकेंडरी सोर्सेज में ज़्यादा दिखते हैं, क्योंकि क्या है, ओरिजिनल कंटेंट कहाँ है, कैसा है, क्या वो सेफ है, क्या वो अभी तक मतलब वो बच पाया है कि नहीं, कि देखो कई पत्तियों पे लिखा है तो पत्तियां तो कैसे बचेंगी इतने समय तक। तो ये जो चीज़ है सेकेंडरी, उसमें लिटरेचर ज़्यादा अफेक्ट करता है, मतलब जो लिटरेरी सोर्सेज जो आपको मिलेंगे ना, सेकेंडरी में ज़्यादा आपको दिखेंगे। ठीक है। अब देखना, जैसे प्राइमरी सोर्स वाला पॉइंट आता है, तो प्राइमरी सोर्स जब लिखे जाते हैं जब इवेंट बनता है एक्चुअली। ठीक है। और सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं जो इवेंट के बाद लिखे जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक राजा ने आज एक युद्ध जीता और उसने एक पत्थर पे इंस्क्रिप्शन को छपवा दिया, तो ये तो जब हुआ होगा ना, जब इवेंट हैपन हुआ, जब इवेंट हुआ उस साल में, उस मंथ में। और वहीं पे एक बुक है जो राजा के ऊपर बायोग्राफी लिखी गई है या फिर ऑटोबायोग्राफी है, बायोग्राफी है जो राजा की डेथ के टाइम पे उनकी मेमोराइजिंग के लिए लिखी गई कि राजा इतने अच्छे थे। तो ये जो चीज़ें हैं, किस में ओरिजिनलिटी ज़्यादा होगी, इस वाली इवेंट में, किस वाली इवेंट, क्योंकि ये क्या पता राजा के डेथ के 10 साल बाद लिखी गई हो, मे बी पॉसिबल। ये सेकेंडरी सोर्स आता है। अब देखिए कोई भी सोर्स हो, एक्स वाई जेड, नो मैटर कि वो कॉइन है या फिर मोनूमेंट में आता है, वो सोर्स हमें एक क्रोनोलॉजी बताता है। क्रोनोलॉजी इन द सेंस क्या, उस सोर्स से हमें टाइमलाइन पता चलती है कि यार यहाँ पे तो देखो ये कोई मूर्ति दिख रही है, क्या ये हड़प्पा की है, नहीं यार ये हड़प्पा के टाइम की नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे जो स्क्रिप्ट है वो हम शायद पढ़ पा रहे होंगे। ठीक है। ज्योग्राफी बताती है कहाँ पे चीज़ मिली है। अब देखिए क्या है, ज्योग्राफी इम्पैक्ट कैसे करती है चीज़ों को, हम जब आर्कोलॉजी में पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में पढ़ते चलेंगे, किस ऑथर ने लिखा है और क्या वो ओरिजिनल है या फिर उसमें सेकेंडरी सोर्सेज वाला इंटरप्रिटेशन आ चुका है, कि उसमें फेरबदल हो गई है, थोड़ा मैनिपुलेट कर दिया गया है थॉट्स को, वो चीज़ हम आगे पढ़ते चलेंगे। तो सोर्सेज हमने पढ़ लिए, अब सोर्स से हमें पॉलिटिकल हिस्ट्री पता चलती है, जैसे मान लीजिए कॉइन लिया, एक कॉइन से हमें राजा का नाम मिल गया, किंग के नाम मिल गया, तो पॉलिटिकल हिस्ट्री हो गई। ठीक है। कॉइन का मटेरियल देख के हमें पता चल जाएगा वेदर इट इज इन इकोनॉमिक कंडीशन, क्या है इकोनॉमिक कंडीशन, क्या कि वो गोल्ड का है, सिल्वर का है, ब्रॉन्ज है, या फिर एलॉय मिक्स होकर चल रहे हैं। तो राजा की उस टाइम पे इकोनॉमी कैसी चल रही थी, क्या वहां पे राजा कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, ऐसे एक राजा है जो बीना बजा रहे हैं, तो वहां से कल्चरल हिस्ट्री पता चलती है, अश्वमेध यज्ञ चल रहा है, कौन से धर्म को राजा लेके चल रहा है, कि जैनिज्म बुद्धिज्म की तारीफ कर रहा है, तो वो भी हमें कॉइन से रिफ्लेक्ट करता है। सोशल कल्चर इवेंट्स पता चलते हैं कि क्या चल रहा है जनरली कॉइन्स के थ्रू, कि कितना सर्कुलेशन में आया है मॉनेटरी वैल्यू के हिसाब से। और साइंस इंटेक, साइंस इंटेक मतलब क्या, कि जो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये बन रहा है, पंचमार्क कॉइन्स हैं या फिर ये मेल्टेड कॉइन्स बन रहे हैं, या फिर कोई और रूप से कॉइन्स का प्रचलन चल रहा है। अब आप एक हिस्टोरियन के रूप में देख के चलिए कि आप कैसे चीज़ों से, एक नॉन लिविंग थिंग से उसकी हिस्ट्री फाइंड कर पा रहे हैं। नॉन लिविंग थिंग मतलब क्या, वो चीज़ अपने आप कुछ नहीं बोल पा रही है, बट आप डिफरेंट डिफरेंट चश्मा लगा के जब उस चीज़ को देख रहे हैं ना, तो आप उस चीज़ को पढ़ पा रहे हो
कि हमसे कहना क्या चाहती है। तो ये जो कहना क्या चाहती है वाला टाइम है ना, यही सोर्सेस कहलाते हैं कि आप किसी चीज़ को समझते हो, जानने की कोशिश करते हो, अपना दिमाग लगाते हो और कई पॉइंट्स में उसको ढालने की कोशिश करते हो, पॉलिटिकल पॉइंट्स, इकोनॉमिक पॉइंट्स, कल्चरल पॉइंट्स, और इनके बाद में एक एनालिसिस करके एक इंटरप्रिटेशन निकालते हो। वो चीज़ हमारी हिस्ट्री राइटिंग होती है। अब पॉइंट समझ में आया कि कैसे हिस्टोरियंस चीज़ों को ढूंढ के, कोई भी चीज़ को ढूंढ के उसके बारे में इंटरप्रिटेशंस देते थे, और वो इंटरप्रिटेशंस अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग व्यू में दी। किसी ने पॉलिटिकली दी, किसी ने इकोनॉमिकली दी, किसी ने कल्चरली दी, किसी ने रिलीजियसली दी, और ग्रेजुअली वो हम एक एक पॉइंट को अपने सब्जेक्ट मैटर पढ़ते जाते हैं जो हमने हिस्टोग्राफी पढ़ा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं सोर्सेज को डिटेल में। देखिए, जनरली सोर्सेज दो प्रकार से डिवाइड होते हैं, एक होता है लिटरेरी सोर्सेज और एक होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। जो चीज़ लिखी हुई है वो इसमें आएगी, और जो चीज़ में स्क्रिप्ट इन्वॉल्व नहीं है, स्क्रिप्ट इन्वॉल्व है बट एक तरह से कह सकते हैं कि जो चीज़ डायरेक्टली मॉन्यूमेंट्स हो गए, मूर्ति हो गई, स्टैचू हो गए या कॉइन्स हो गए, तो वो इस सब चीज़ों में आएगी। ठीक है, अब देखिए, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में स्टोन टूल्स आते हैं, पत्थर के टूल्स हैं, जो पूरी एज हम जब स्टोन से पूरी पढ़ेंगे ना, तो इन्हीं स्टोन टूल्स के बेसिस पे ही हम अपनी हिस्टोग्राफी को समझ पाते हैं, कैसे हिस्ट्री की राइटिंग करेगी, कैसे हिस्ट्री को समझाया गया है। इंस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, इंस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है कि जब किसी वॉल या पिलर या पत्थर या ताम्रपत्र पे कुछ आप खोद खोद के, इंस्क्रिप्शन मतलब क्या था, ठोक ठोक के उस पर करना। तो आप जब कभी दीवार पे कुछ लिखा देखें तो उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। कॉइन्स के बारे में हम जानते ही हैं। मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग आर्किटेक्चर, गार्डन स्टाइल्स, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। पोट्री हो जाती है कि कैसे उन्होंने डेवलपमेंट के, व्हील बेस्ड पोट्री चल रही है, हैंडमेड पोट्री चल रही है, पोट्री में कौन कौन से कलर यूज कर रहे हैं, साइंस साइंस एंड टेक का डेवलपमेंट, कॉग्निटिव लेवल डेवलपमेंट पता चलता है लोगों के बीच में। ठीक है, दूसरी साइड, दूसरा हाथ जो हमारा है, एक हाथ तो हमारा आर्कोलॉजी हो गया, दूसरा हाथ हो गया लिटरेचर। लिटरेचर में एक अपन कहते हैं दो प्रकार के लिटरेचर चलते हैं, एक चलता है रिलीजियस, एक चलता है सेक्युलर। मतलब अब देखो, अब क्या होता है रिलीजियस लिटरेचर, मतलब क्या होता है, जहाँ पे वैदिक लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैन आ जाते हैं, ऐसे करते करते यहाँ पे धार्मिक धार्मिक ग्रंथों के बारे में चर्चा करती है, जहाँ से धार्मिक ग्रंथों से हमने हिस्ट्री को उठाया है, वो रिलीजियस लिटरेचर में आएंगे। सेक्युलर, अब कई लिटरेचर ऐसे भी लिखे जाते थे जो धार्मिक रूप में नहीं लिखे जाते। अब पहले एक पॉइंट आपको याद दिला दूं, ये सब लिटरेरी सोर्सेज है ना, ये सब कॉन्शियस माइंड में लिखी हुई सोर्सेज। आप हिस्टोग्राफी याद करिए, सब कॉन्शियस माइंड में लिखे गए। उस टाइम पे लोगों ने ये नहीं सोचा था कि यहाँ पे कल के दिन कोई आके यहाँ लिटरेरी सोर्सेज के अंदर जाके मुझे सेकुलर में डिवाइड करेगा, कि रिलीजियस में डिवाइड करेगा, कि फॉरेन में डिवाइड करेगा। वो जस्ट अपना काम लिख रहे थे, और आज उनकी लिखावट को, उनकी सोर्स को हम एक एनालिसिस के हिसाब से डिवाइड कर दिए कि ये सेक्युलर है, ये रिलीजियस है, अरे भाई ये तो फॉरेन ऑथर है, ये फॉरेन सोर्सेज हो गया, या ये डोमेस्टिक है, लोकल राइटर ने किसी ने लिखा होगा। तो इसमें सेक्युलर में बायोग्राफीज आती हैं, किसी पोएम, कोई पोएम आती है नेचर को लेकर लिखी हो किसी ने, एक एथिकल पोएम लिखी हो, वो चीज़ आ जाती है। लिटरेचर का डेवलपमेंट होता है, लिटरेचर इन द सेंस ऑफ व्हाट की ग्रेजुअली वैदिक लिटरेचर बढ़ रहा है, या फिर साइंटिफिक लिटरेचर बढ़ रहा है, साइंस एंड टेक, मेडिकल के बारे में पता चलता है, कौन सी औषधि कब काम आएगी, कौन सी औषधि कब काम नहीं आएगी। वैदिक एज के बारे में पता चलता है, बुद्धिस्ट जैन टेक्स्ट में उनकी रिलीजियस फिलोसफीज के बारे में पता चलता है कि कैसे फिलोसफीज वर्क कर रही हैं जीवन में। अब क्या होता है कि कई फॉरेन लोग भी आते हैं भारत में ट्रैवलर के रूप में, तो उनकी डायरी एंट्री या फिर डायरी राइटिंग, उनके अकाउंट्स कहते हैं, वो भी चीज़ यहाँ पे इस पॉइंट के अंदर कवर होती है। और डोमेस्टिक सोर्सेज मतलब होता है जो रीजनल सोर्सेज मिल जाते हैं, किसी ने मान लीजिए कुछ लिखा, वो अपन को गड़ा हुआ मिल गया, या फिर किसी मंदिर में मिल गया, वो डोमेस्टिक सोर्सेज में हमें चीज़ें पता चलती रहती है। तो अब आप ये कह सकते हो कि जब मैं कहीं पे जाता हूँ, किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाता हूँ, या फिर हिस्टोरिकल प्लेस पे जाता हूँ, या म्यूजियम जाता हूँ, तो आप उस जगह को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। जहाँ पे लिटरेचर वाली पॉइंट्स दिख रहे हैं, जहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जिस कुछ लिखी गई है, यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट्स की अलमारी रखी हुई है म्यूजियम में, या फिर पूरा हॉल म्यूजियम में लिटरेचर वाला है, जहाँ पे लिखा गया है कैसे डेवलपमेंट ऑफ वेद हुआ, कैसे चीजें हुई, तो आप क्या पाओगे यार, ये जो सेक्शन ऑफ म्यूजियम है ना, ये लिटरेरी सोर्सेज के साथ में ज्यादा डील कर रहा है। वहीं पे दूसरे साइड, म्यूजियम के उस साइड जाइए जहाँ मूर्ति ही मूर्ति रखी है, जहाँ पे ताम्रपत्र रखे हैं, जहाँ पे वॉर के रिसोर्सेज रखे हैं, तो आप कह सकते हो ये वाला जो है ना, ये चीज जो हॉल है या फिर जो कैबिन है, ये ज्यादातर आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के साथ डील करते हैं। तो अगर आप दिमाग में सोर्सेज के हिसाब से म्यूजियम भी जाते हो ना, तो म्यूजियम में भी आप दोनों सोर्सेज को अलग अलग कर सकते हो कि ये म्यूजियम का आर्कोलॉजिकल सेक्शन है, ये म्यूजियम का लिटरेरी सेक्शन है। अब लिटरेरी सेक्शन में भी आप कह सकते हो कि एक एक कमरे में पूरे में धार्मिक किताबें रखी गई हैं, एक कमरे में पूरी फॉरेन अकाउंट्स रखे गए हैं, एक कमरे में पूरी सेक्युलर लिटरेचर रखा गया है। ठीक है, वैसे ही आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में भी आप देखेंगे म्यूजियम में जाके, तो एक पूरा कमरा डेडिकेटेड रहता है स्टोन टूल्स को लेके, डेडिकेटेड कमरा या फिर सेक्शन ऑफ वॉल, जहाँ पे वो एक शो पीस के रूप में लगाते हैं। तो आप जब, अब आप कभी भी कोई म्यूजियम जाएंगे ना, तो आपको एनालिसिस समझ में आएगा कि कहाँ जा रहा हूँ एक्चुअली म्यूजियम में। दूसरा, इंस्क्रिप्शन का एक सेपरेट रूम हो सकता है, कॉइन्स का एक सेपरेट रूम हो सकता है, मॉन्यूमेंट्स, जैसे मान लीजिए कोई एक आर्किटेक्चर का पार्ट दिखाया गया है कि देखिए यहाँ पे ऐसा चीज चलता था, पोर्ट्री का एक अलग रूम हो सकता है। वैसे ही
हमारी पूरी हिस्ट्री में ये जो अलग अलग चीजें हैं ना म्यूजियम में, जो आपको मैंने इमेजिन करने की कोशिश करवाई है कि म्यूजियम में जो अलग अलग चीजें हैं, इन्हीं को अपन ने यूज किया है हिस्ट्री राइटिंग करने के लिए, जो आज आपको सैंपल के रूप में म्यूजियम में रखी गई कि देखो भाई, जाओ और देख के आओ कि कैसे अपने इतिहास को इन चीजों को देख के लिखा गया है। पॉइंट समझ में आता है ना? क्योंकि इतिहास खुद नहीं कहता है, हमसे समझवाता है कि आप मुझे समझने की कोशिश करो। कैसे समझोगे? सोर्सेस के थ्रू। तो हमने दो प्रकार के सोर्सेस पढ़ लिए। अब हम अपने बुक के हिसाब से देखेंगे। सबसे पहला सोर्स होता है आर्कोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कोलॉजिकल सोर्सेस क्या? कि आर्कोलॉजिकल सोर्सेस में आर्कोलॉजी ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करती है ह्यूमन पास्ट थ्रू मटेरियल रिमेन्स। अब एक पॉइंट देखिए, आर्कोलॉजी ज्यादातर एंशियंट के साथ वर्क करती है, क्योंकि एंशियंट में हमारे पास मिलिट्री सोर्सेस थोड़े कम मिलते हैं। लिटरी सोर्सेस कम मिलते हैं, जैसे मान लीजिए स्टोन एज है, स्टोन एज में आपके पास में कहाँ था? लिटरी सोर्सेस नहीं था ना। तो हमने पूरी चीजें स्टोन के बेसिस पे वर्क करी थी। जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो अपन मेडिवल फेज में जब आ जाएंगे, मेडिवल एरा पढ़ेंगे, तो हमारे पास लिटरेचर मिल जाएगा। तो वहां पे आर्कोलॉजी बहुत ज्यादा रोल प्ले नहीं करेगी, हाँ, बट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए करती है। और एक हमने पॉइंट पढ़ा था, हिस्ट्री जब ही लिखी जा सकती है जब आपके पास में आर्कोलॉजी और लिटरेरी हो, तब हम उनकी ऑथेंसिटी समझ पाते हैं। ऑथेंसिटी को लेकर थोड़ा आगे पढ़ेंगे, पता चलेगा कैसे दोनों को जरूरत पड़ती है एक दूसरे की। अब जो व्यक्ति या फिर जो साइंटिस्ट आर्कोलॉजी में अपना वर्क करते हैं, खोजते हैं चीजें, एग्जीबिशन करते हैं साइट्स का, उनको अपन आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं। अब कई लोगों को ये दिक्कत होती है कि यार, हिस्टोरियन और आर्कोलॉजी, मतलब आर्कोलॉजिस्ट में डिफरेंस क्या होता है? अब देखिए, जो हिस्टोरियन होते हैं वो इन सब चीजों को लेके, कंटेंट को फाइंड करके अपना लिटरेचर वाला फील्ड ऑफ डेवलपमेंट करते हैं। मतलब जो स्टडी करता है और राइट अबाउट पास्ट करते हैं। उपेंद्र मैम है, ये हिस्टोरियन है, ठीक है। और बाकी लोग जैसे ये जो है ना, ये आर्कोलॉजिस्ट है, ये खोज रहे हैं चीजें, ये ढूंढ रहे हैं, डिगिंग वाला प्रोसेस कर रहे हैं। और मैम उन सब चीजों के एग्जीबिशन की, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेके चलते हैं, एक यहाँ पे कोई चीज, मान लीजिए कि ये पॉट दिख रहा है, ये पॉट इन लोगों ने खोदा, इस पॉट को इन्होंने इंटरनेट पे डाला, कंटेंट दिखाया सबको, ये चीज खोजी मिली, ये मिला है, वो मिला है। फिर अब इस पॉट को इंटरप्रेट करेंगी मैम और अपने कंटेंट में डालेंगी। तो ये जो हिस्ट्री राइटिंग का काम चल रहा है ना, ये भी दो हाथों से चल रहा है। एक एक चल रहा है आर्कोलॉजिस्ट के थ्रू जो खोज कर रहे हैं, और दूसरा हिस्टोरियन जो उस चीज को एनालाइज कर रहे हैं, अदर चीजों को जोड़ जोड़ के एक प्रॉपर हिस्ट्री फ्रेम कर पा रहे हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है, एक हो जाते हैं आर्कोलॉजिस्ट, एक हो जाते हैं हिस्टोरियन। इन दोनों के थ्रू ही हमारी हिस्ट्री फॉर्म हो पाती है। अब चलिए, अब हम जब अपनी आर्य शर्मा पढ़ते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि इस टॉपिक में बहुत ज्यादा मैशअप कंटेंट दिया गया है, क्योंकि हमें पता है कि फाउंडेशन टॉपिक है। तो आपको कई टॉपिक्स को जनरली बताया ही नहीं गया है कि एक्चुअली इस शब्द का अर्थ क्या होता है। तो मैंने हिसाब से बताया था कि मैं आपको जीरो से लेकर अप्रोच लेके करने की कोशिश करता हूँ। तो जब जीरो से लेके चलते हैं, तो सबसे पहला आप एक वर्ड, जब आप बुक पढ़ेंगे ना, आपको वर्ड मिलेगा कल्चर। अब मैं आपसे पूछता हूँ, कल्चर मतलब क्या होता है भाई? आपसे मैं जानता हूँ कल्चर क्या है, तो आप मुझसे कहोगे सर कल्चर मतलब होता है जिस संस्कृति में हम जी रहे हैं। संस्कृति मतलब क्या? कि सर मैं तो क्या पहन रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ कल्चर। बल्कि जब आप हिस्ट्री के नजरिए से देखते हो, जब आप एंथ्रोपोलॉजी के नजरिए से देखते हो, तो कल्चर की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। क्या चेंज होती है? देखिए, कल्चर एक बहुत वाइड एस्पेक्ट है, उसमें से अपन हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी का चश्मा लगा के कल्चर को समझने की कोशिश करते हैं। कल्चर मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपको आर्टिफैक्ट मिला। आर्टिफैक्ट मतलब होता है एक कोई वस्तु। जैसे मान लीजिए अपन ने पॉट लिया, ये पॉट आपको एक जगह मिला, जैसे एक मान लीजिए ये एक सिटी है, इस सिटी का नाम अपन ने रखा कुछ भी एक्स वाई जेड। इस सिटी में आपको एक पॉट मिला, केवल एक पॉट है पूरे साइट पे, पूरी एग्जीबिशन की, पूरी खोज की साइट पे आपको एक साइट में एक पॉट मिला, तो अपन इसको कहेंगे आर्टिफैक्ट। ठीक है। अब जब एक से ज्यादा चीजें मिलने लगती हैं, सेम ही आर्टिफैक्ट, मान लीजिए बहुत ज्यादा आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं, सिमिलर आर्टिफैक्ट्स मिलने लगते हैं, तो अपन उसको कहते हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मतलब ये पहले ये चीज थी, यहाँ पे पहले केवल एक ही आर्टिफैक्ट मिला, अब हमें इतने एरिया में आर्टिफैक्ट मिलने लगा, तो अपन ने कहा कि भैया ये एक इंडस्ट्री एरिया है। पहले ये सिंगल आर्टिफैक्ट हो गया, हाँ ये सिंगल आर्टिफैक्ट हो गया, यहाँ पे मल्टीपल आर्टिफैक्ट्स मिलने लगे, थोड़े ज्यादा हो गए, तो अपन ने उसको क्या कह दिया? इंडस्ट्री। फिर जब ऐसी कई और मल्टीपल चीजें मिलने लगती हैं, या फिर इसी आर्टिफैक्ट्स को और वाइड लेने मिलने लगता है, ऐसी और ज्यादा इंडस्ट्रीज मिलने लगती हैं, तो अपन उसको कहने लगते हैं असेंबलीज। मतलब एक्सटेंट ऑफ एरिया बढ़ रहा है एक तरीके से आप कह लो। और धीरे धीरे जब सिमिलर चीज बहुत वाइड फैल जाती है, तो अपन उसको कहने लगते हैं कल्चर। अब आप एक छोटे से रूप में इमेजिन करके देखिए, ये हो गया एक गांव, एक विलेज, ये हो गया डिस्ट्रिक्ट, ये हो गया हमारा जो कहते हैं ना कि संभाग लेवल, जहाँ पे कई डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, और ये हो गया हमारा स्टेट। वैसे ही एरिया वाइज भी अगर आप बढ़ने की कोशिश करेंगे ना, एरिया वाइज कैसे चीजों का मिलना शुरू होता है, उस हिसाब से हम उस चीज को कल्चर कहने लगते हैं कि भैया इस पर्टिकुलर एरिया में फलाना चीज का कल्चर था, इस पर्टिकुलर एरिया में इस चीज का कल्चर था। और वो जो कल्चर है ना, वो कल्चर वर्ड इस आर्टिफैक्ट्स को ही रेफर करता है जो हमें मिलते आ रहे हैं। जैसे एक चीज देखें कि ये जो चीजें हैं, जैसे मान लीजिए ये हड़प्पा कल्चर चल रहा है, यहाँ पे आपको चीजें मिलेंगी
हड़प्पा का फेज मिलेगा, जो हमने कहा आर्कियोलॉजिकल कल्चर ऑफ हड़प्पा। ठीक है, मान लीजिए एक पॉइंट कुछ यहाँ के लिए मिलता था और वो एक ही चीज है, तो केवल अपन उसको आर्टिफैक्ट कहेंगे। भाई यहाँ पे हमें एक ही आर्टिफैक्ट मिला, यहाँ पे हमें इंडस्ट्री मिलती है, मल्टीपल आर्टिफैक्ट मिलते हैं, यहाँ पे हमें असेंबलीज मिलती है, किसकी, थोड़े और ज्यादा आर्टिफैक्ट मिलते हैं। और फिर जब बहुत ज्यादा असेंबलीज होने लगती है तो हम कहते हैं भाई काम करते हैं अपन इस एरिया को कल्चर घोषित कर देते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास में कल्चर वर्ड जब पता चल जाएगा, जब आप सामने से देखोगे ना बुक में कल्चर वर्ड, तो आप कल्चर को समझ सकते हो कि यहाँ की शुरुआत एक सिंगल आर्टिफैक्ट से हुई होगी, सिंगल वस्तु से हुई होगी, बट वो सिंगल वस्तु मल्टीपल टाइम रिपीट होते होते अपना जोग्राफिकल एक्सटेंट बढ़ा रही होगी, तो उस जोग्राफिकल एक्सटेंट को अपन ने आर्कोलॉजिकल कल्चर नाम दे दिया। पॉइंट समझ में आया? ये आपको मैं हिस्टोरियन की भाषा में बताता हूँ। अब चलिए कि अब मैं आपको इमेजिन करवाता हूं, अब आप अपनी आंख बंद करके बस एक पल को ये देखिए कि आप एक आर्कोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, अब आप हिस्टोरियन नहीं है, आप हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, आप एक खोज करने जा रहे हैं। अब आपको चीजें समझ में आएंगी। एक पॉइंट तो आपको समझ में आया कि अगर मुझे कोई एक वस्तु मिलती, अब आप अपने आप को इमेजिन कर लो कि आप मास्टर्स इन आर्कोलॉजी कर रहे हो, आप आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में बहुत बड़े हेड हो, और मैं आपसे बातें कर रहा हूं और आप एक ट्रेनिंग में बैठे हो। ठीक है, अब चीजें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करते हैं, आप एक ट्रेनिंग में बैठे हैं। अब मैं आपको ट्रेनिंग में, मैंने आपको पॉइंट बताया कि भाई काम करना, जब भी आप कभी खोज करने जाते हो किसी गांव में, किसी जगह पे आपको एक ही वस्तु मिलती है पूरी जगह, तो आप उसके आर्टिफैक्ट कहोगे। उस गांव को थोड़ा सा और खोदोगे, खोजोगे, तो आपको पता चलता है कि मल्टीपल चीज, तो आप उसको इंडस्ट्री वर्ड करोगे, उस गांव को आप इंडस्ट्री वर्ड के रूप से डिनोट करोगे। ठीक है, गांव के बाद थोड़े और लेवल पे एक्सटेंड करोगे तो आपको पता चलेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको सिमिलर चीजें मिलने लगी हैं, आपकी खोज बढ़ रही है, तो आप उसको क्या कहोगे, असेंबलीज कहोगे उस पॉइंट को लेकर। यहाँ पे इंडस्ट्री, मल्टीपल इंडस्ट्रीज हैं इसी चीज की लेके, सिमिलर आर्टिफैक्ट्स की मल्टीपल इंडस्ट्री है। सिमिलर आर्टिफैक्ट मतलब मटेरियल आर्ट, जो उसको बनाने का तरीका है वो सेम चल रहा है। ऐसा फिक्स नहीं है कि एक ही वस्तु डुप्लीकेट फोटोकॉपी, देखो मशीन तो है नहीं, बट ऑब्जेक्ट सेम चल रहा है, मटेरियल सेम चल रहा है, मेथड उन्होंने सेम कहा है, तो अपन कह सकते हैं कि उसका एक्सटेंट बढ़ रहा है। और जब आप पूरे बहुत लेवल पे एक्सटेंशन देख लोगे, तो जब सिमिलरिटी दिख जाएगी तो आप लोग उसको क्या कहोगे, आर्कोलॉजिकल कल्चर कहोगे। ये अब आपको एक आर्कोलॉजिस्ट के हिसाब से अपनी ट्रेनिंग के रूप में समझने की कोशिश करना है कि मैं एक आर्कोलॉजिस्ट हूं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आप इमेजिन करिए, आपको एक हिंट मिलती है कि भाई यहाँ पे कोई चीज हो सकती है, वो हिंट के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले आप एक जगह गए और उस जगह पे आपने माउंट्स देखे। अब देखिए, आपको एक इंटरेस्टिंग फोटो दिखाता हूँ। ये सांची की फोटो है, सांची, सांची स्तूप के बारे में पढ़ा होगा। अब जो आज अपन स्तूप देखते हैं ना फोटोज में, वो ये स्तूप है। क्या ये ऐसा ही स्तूप था जो हमें दिखा, या फिर इसमें खोज की गई? तो देखिए, ये इस टाइप की खोज थी, पहले ये ऐसे दबा हुआ था। माउंट्स मतलब होता है, माउंट्स गेट फॉर्म्ड ओवर सेंचुरीज ड्यू टू रीबिल्डिंग ऑफ स्ट्रक्चर एंड एक्विजिशन ऑफ रेबिश फ्लो सैंड्स एंड अदर सेडिमेंट्स। मतलब पहले तो बना होगा ऐसा ही, फिर धीरे धीरे जब इतना साल निकला, इसके ऊपर सेडिमेंट्स आने लगे, इकट्ठे होने लगे, वो दबने लगा, वो एक टीला बनने लगा। टीला मतलब होता है एक उठा हुआ सरफेस। तो ये जो टीला है, इसको खोदा गया आर्कोलॉजिस्ट द्वारा, और उसका ये रिजल्ट आया, देखिए कि ये इस टाइप में निकल पाया। देखो ना आप, ये दिख रहा है सिमिलर। फिर ये पीछे आपको कैसे दिख रहा है, ये सेडिमेंट्स दिख रहे हैं, माउंट्स जैसा दिख रहा है। ये चीज होता है कि जब आपके पास में जो आज आप देख रहे हो ना कंटेंट, से आज आप सांची जाओगे तो आपको ये चीज दिखेगी। बट इसको खोजने के लिए उन्होंने कैसे खोदा, कैसे एग्जीबिशन किया, ये पॉइंट में समझ में आता है। तो माउंट्स मतलब होता है जब आप किसी चीज के बारे में खोजते हो और उसको मिट्टी के टीले को खोदने की कोशिश करते हो उस ओरिजिनल कंटेंट को निकालने के लिए, तो जो मिट्टी का टीला है या फिर जो सरफेस है उसको अपन माउंट्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट आता है कि कैसे ज्योग्राफी इंपैक्ट करती है लोकेशन पे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई अंदर चीज दबी है, अब यहाँ पे इसी चीज को एज्यूम करते हैं, इस फोटो को एज्यूम करके चलते हैं कि यहाँ पे कोई चीज मान लीजिए दबी है, तो अगर वहां पे एरिया वाइज ज्योग्राफी अच्छी है, मान लीजिए देखिए क्या है, अगर ड्राई क्लाइमेट है, तो ड्राई क्लाइमेट में राजस्थान में कई चीजें प्रिजर्व हो जाती हैं, खासकर पोट्री को लेकर समझते हैं। देखिए जैसे एक पोट्री है, अभी पोट्री मेन बेस पोट्री है, अपने हड़प्पा कल्चर की बात है। अब अगर ये राजस्थान के टाइम पे, तो राजस्थान में कैसा क्लाइमेट है, ड्राई, मॉइस्चर कम है, तो जो इसकी ड्राइनेस के कारण है, इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, इसका प्रिजर्वेशन बढ़ जाता है, वो चीज रखी रहती है, प्रिजर्व हो पाती है। वहीं पे अगर सॉइल गीली है, तो गीली मिट्टी में कहीं पॉटरी चल पाएगी, नहीं चल पाएगी ना, क्योंकि ग्रेजुअली धीरे धीरे सैंड के साथ मिक्स होने लगेगी, सॉफ्ट हो जाएगी। तो अपन कह सकते हैं कि ज्योग्राफी इंपैक्ट करती है हमारे सोर्सेस को, बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है हमारे सोर्सेस को, कि हमारा सोर्सेस वहां पे प्रिजर्व कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ आर्कोलॉजी के हिसाब से देखो। ठीक है, जैसे गंगेटिक प्लेन्स में हमें कोरोजन मिल जाता है, मान लीजिए कोई मेटल की चीज है तो उसमें जंग लग गई। अब जंग लग गई तो आप नहीं पता कर पाओगे कि इसमें कैसी डिजाइन निकाली गई थी, मड स्ट्रक्चर को समझना कठिन हो जाता है। हाँ, अगर आपके पास में ब्रंट मतलब सिकी हुई मिट्टी वो है, ब्रिक्स हैं, बर्न्ट ब्रिक्स हैं, तो आप कह सकते हो कि ये चीज प्रिजर्व हो सकती है क्योंकि वो एक प्रोसेस में जा चुका है। तो उससे हमें पॉइंट ऑफ टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट पता चल जाता है। अब आप फिर से आर्कियोलॉजिस्ट बनने की कोशिश करते हैं।
तो पहला कोशिश हमने क्या करते हैं, सबसे पहले अब आर्कोलॉजिस्ट कैसी चीज़ों को ढूंढते हैं, इन प्रोसेस के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आज का एडवांसमेंट के कारण एक लैंडसेट सैटेलाइट है जिससे हम डिजिटल इमेज निकाल सकते हैं एंशिएंट रिवर्स की, कैनाल्स की और जो बरीड सेटलमेंट है उनके बारे में, ठीक है। फिर इसके बाद में हम उस जगह गए, पहले हमने एक पॉइंट लिया कि मान लीजिए हम सांची की बात लेके चलते हैं। हम सांची में हमने पहले लैंडसेट सैटेलाइट का यूज़ किया, हमने देखा यार कि यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है। तो आर्कोलॉजिस्ट से कहा कि यू शुड गो देयर, और आप वहाँ पे सर्च करिए कुछ नया मिलता है। तो आर्कोलॉजिस्ट सांची में गए। अब सांची में देखा कि यहाँ पे यार भाई यहाँ पे तो टीले ही टीले बने हुए हैं, पूरे ही टीले टीले हैं, कई चीज़ें दिख रही हैं, मल्टीपल टीले हैं। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं कि हम पूरे सांची के एरिया को खोजने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे एग्जीबिशन करते हैं। अब देखिए, एग्जीबिशन दो प्रकार से होता है। एक एग्जीबिशन होता है हॉरिजॉन्टली, एक होता है वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली वर्टिकली हम बताते हैं क्या होता है। देखिए कि जैसे आप खुद गए गांव में, ये गांव है या फिर एक सांची का एरिया, ये सांची है, यहाँ पे एक जगह आपने हॉरिजॉन वर्टिकली किया। देखिए हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकल होता है, डन। जब आप एग्जीबिशन करते हैं तो आपने एक एग्जीबिशन वर्टिकल किया, ये वर्टिकल, तो आपको यहाँ पे लेयर्स मिल जाती हैं सॉइल की। सॉइल्स की लेयर मतलब जैसे प्लांट है, ये अर्थ है, जैसे मान लीजिए ये इतना एरिया आपने पूरा खोदा, इसमें से आपने ये लेयर निकाली और इसमें लेयर में कहा कि ये एक पार्टीशन है, दूसरा पार्टीशन है, तीसरा पार्टीशन है, चौथा पार्टीशन है। तो ये जो पहला पार्टीशन है इसको आपने कहा ये सबसे न्यू है, सबसे ओल्ड है। समझ पा रहे हो ना। अब जो मॉन्यूमेंट्स यहाँ पे मिलेगा, एक पोर्ट्री यहाँ मिली, तो आप क्या पा रहे हो ना, ये ओल्डेस्ट पोर्ट्री है इस एरिया की। यहाँ पे एक कुछ आपको नई पोर्ट्री कुछ मिलती है, यहाँ पे आपको कुछ नया मिलता है। तो ये चीज़ जो वर्टिकल होती है खोज, तो इसको कहते हैं अपन वर्टिकल एग्जीबिशन। हाँ, अब देखिए वर्टिकल एग्जीबिशन करना ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि आप इससे एक लेयर वाइज लेयर उसकी स्टोरी फाइंड कर पाते हो ज़मीन के नीचे की, या फिर कोई टीले की ज़मीन वाइज ज़मीन स्टडी फाउंड कर पाते हो। आपने बचपन में कभी सॉइल प्रोफाइल पढ़ा होगा, तो सेम चीज़ है सॉइल प्रोफाइल में कि आप सॉइल के बारे में समझ पाते हो, वैसे ही आप नीचे दबी हुई चीज़ों के बारे में समझ पाते हो कि पहले क्या आया, बाद में क्या आया, थर्ड क्या आया, फोर्थ क्या आया, क्योंकि आप लेयर वाइज लेयर पढ़ रहे हो। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है अपन हॉरिजॉन्टली करते हैं। हॉरिजॉन्टली मतलब यहाँ पे भी खोदा, 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 यहाँ पे भी खोदा। तो जब अपन हॉरिजॉन्टली करते हैं तो हम एरिया का एक्सपेंशन देखते हैं। अब देखिए क्या, कि जब हम किसी भी टीले को, किसी भी गांव को, किसी भी एरिया को एग्जीबिशन करते हैं, दो प्रकार से करते हैं, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली में हम गहराई देखते हैं, लेयर्स देखते हैं, और हॉरिजॉन्टली में हम एक्सटेंट देखते हैं कि कितना फैलाव है उसका। फैलाव मतलब क्या, कि क्या ये एक विलेज लेवल पे है, क्या ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एक्सपेंशन है इस चीज का, या फिर इसका स्टेट लेवल पे भी एक्सपेंशन है। तो ये दोनों चीजों के थ्रू आर्कोलॉजिस्ट या फिर आप खोज कर पाओगे। अब आप एक अपने आपको ट्रेनिंग के रूप में लेके चलिए, जो हमने लेयर्स बताई है ना, जैसे देखिए एक एग्जांपल है, ये एक उन्होंने एक जगह का कहीं का वर्टिकल एग्जीबिशन किया होगा और उसको उन्होंने एक पिक्चरेशन फॉर्म में डिफाइन करने की कही है कि ये सबसे ओल्डेस्ट फेज है जहाँ पे पत्थर 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 दिख रहे हैं। ये बीच का फेज है जहाँ पे हमें कुछ चीज़ें दिख रही हैं, छोटे छोटे पंचमार्क के वो दिख रहे हैं, देखिए। फिर इसके बाद में थोड़ा और डेवलपमेंट दिखता है ये वाली लेयर में, इस वाली लेयर में यहाँ पे कुछ और चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं, ये वाले पॉइंट्स आ जाते हैं। फिर जो सबसे नया वाला आता है उसमें ये वाला डेवलपमेंट दिखने लगता है। तो हम जब एक रॉक को या फिर एक नीचे दबे हुए पूरे सेडिमेंट्स के कलेक्शन को, मिट्टी के कलेक्शन को लेयर वाइज स्टडी करते हैं, तो लेयर बाई लेयर इसको भी पता चलती है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्या रहा होगा। तो अब जो ये लेयर है इनको स्टेटावर्ड यूज करते हैं और इनकी स्टडी को स्टेटोग्राफी कहते हैं। पॉइंट समझ में आता है। तो आप जब आर्कोलॉजिस्ट बन जाएंगे या फिर आर्कोलॉजिस्ट बनेंगे तो आपको दो तरह की चीजें देखनी पड़ेगी। पहले मैं सैटेलाइट का कैसे यूज कर पा रहा हूँ, दूसरा मैं खोज करने जा रहा हूँ तो मुझे इसको वर्टिकली करना है या फिर हॉरिजॉन्टली करना है, मुझे इस चीज का एक्सटेंशन देखना है या फिर इसकी गहराई में लेयर वाइज लेयर पढ़ना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्या आता है। और जब आप लेयर वाइज लेयर स्टडी यूज करते हैं तो आपको स्टेडिग्राफी का यूज करना पड़ता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने एक चीज देखी थी, एक माउंट है, एक टीला है। आपको मिला। अब जैसे मान लीजिए सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपको टीला मिला, एक जगह आप गए, बहुत धूप है, बहुत परेशान हो रहे हैं, आपको टीला दिखता है और आपको लगता है यार इस टीले को थोड़ा खोद के देखें क्या। तो आप इसको खोद के देखते हैं। ठीक है, आपने इसको खोदा, इसमें देखा कि यार यहाँ पे तो एक ही चीज मिल रही है, तो अपन इसको नाम दिया वन कल्चर। वन कल्चर मतलब, अब आपको कल्चर पॉइंट समझ में आ रहा है ना, चीज मतलब क्या। कल्चर मतलब होता है जब आपको एक आर्टिफैक्ट्स को डिनोट करने लगते हो रिपीटेशन के फॉर्म में। तो जब आपको एक कल्चर मिलता है जहां पे आपको एक ही टाइप के आर्टिफैक्ट मिलने लगते हैं, मान लीजिए आपने कहा कि यहाँ पे मुझे लाल कलर की ही पॉटरी मिल रही है पूरे टीले में, तो आपने कहा कि ये यार ये काम कर सकते हैं कि ये वन कल्चर ही फॉलो कर रहा है, इसमें एक कल्चर के अलावा कुछ और नहीं है, एक एक टाइप ऑफ चीज के अलावा कुछ और नहीं है। दूसरा, जहां पे कई टाइप की चीजें मिक्स मिलने लगती हैं, जैसे आपको रेड कलर का पॉटरी मिल रही है, ब्लैक कलर की पॉटरी मिल रही है, बील बेस्ड पॉटरी मिल रही है, या फिर ब्रिक्स मिल रहे हैं, जो बंट ब्रिक्स हैं वो भी मिल रहे हैं,
या फिर तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कई कल्चर्स हैं, जैसे यहाँ पे अपन देख रहे हैं ना, यहाँ पे कई कल्चर दिख रहे हैं अलग अलग फेज में। तो इस टीले को अपन कह सकते हैं कि यार ये मल्टी कल्चर वाला फेज में है, कि यहाँ पे कई आर्टिफैक्ट्स अलग अलग टाइप्स के हैं जो दबे हुए हैं। तो ये हो गया मल्टी कल्चर। इसके बाद थर्ड आप उस टीले में देखेंगे कि यार यहाँ पे देखो कि मल्टी कल्चर तो है, मल्टी कल्चर है, कई प्रकार के कल्चर हैं, बट यहाँ पे रेड वाला सबसे ज्यादा एविडेंस रेड के मिल रहे हैं। बाकी थोड़े एक दो गिने गिने चुने एक दो हैं, बाकी सब रेड 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 है। तो आप कह सकते हो कि जो टीला है, ये जो माउंट है, ये मेजर कल्चर से बिलोंग करता है। इस मेजर कल्चर में फलाना फलाना चीज डोमिनेटेड है, फलाना चीज मान लो, कह लो ये मेजर कल्चर का माउंट है, यहाँ पे रेड पॉटरी, रेड एंड ब्लैक एंड वेयर पॉटरी बहुत ज्यादा डोमिनेटेड है। ये पॉइंट आपको समझ में आता है। अब आप बस अपने आप को आर्कोलॉजिस्ट के नजरिए से मत हटाइए, आपको टॉपिक इजी लगने लगेगा, क्योंकि जब आप एक आर्कोलॉजिस्ट के अप्रोच से देखते हैं तो आप चीजों को समझने की कोशिश करने लगते हैं। तो आपने अब पहले क्या किया, ढूंढा, जगह ढूंढी, जगह ढूंढने के बाद में आपने उसकी एग्जीबिशन किया, स्टेटोग्राफी के हिसाब से लेयर समझी, फिर आपने उस टीले को खोजा, टीले को देखा कि टीले में क्या क्या चीजें मिल रही हैं। अब मान लीजिए अब आपको एक आर्टिफैक्ट मिल गया, अब आपको एक पॉटरी मिल गई, और इस पोट्री को आपको एनालाइज करना है। तो आपने एनालाइज करने के लिए अपने लैब लेके गए। लैब में आप क्या करोगे, लैब में आपने कार्बन डेटिंग किया। कार्बन डेटिंग मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पोट्री मिली, या फिर आपको एक फॉसिल मिला, या फिर आपको एक वो दिखता है कि स्केलेटन मिलता है, या फिर कुछ चीज ऐसी मिलती है। तो जो भी लिविंग ऑब्जेक्ट मिलती हैं तो उनके लिए अपन कार्बन डेटिंग करते हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए। अब कार्बन डेटिंग क्या है, ये जनरली बहुत सारे एग्जाम्स फैक्चुअल कंटेंट के हिसाब से आते हैं, इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में लेके चलें। कार्बन 14 को C14 कहते हैं। जनरली क्या है हमारे अर्थ में, एक सेकंड, हमारी अर्थ में कार्बन के आइसोटोप्स मिलते हैं, ठीक है। वो ग्रेजुअली कार्बन 14 हर लिविंग बीइंग में रहता है, जब तक वह जिंदा रहता है, लिविंग पोजीशन में रहता है। तो वो चीज खाने के कारण, इनटेक और आउटटेक के कारण घटती बढ़ती रहती है। तो वो एक जनरलाइज फॉर्म में रहती है, इक्विलिब्रियम में रहती है, एक मतलब उसको लेवल बना रहता है। पर जब कोई चीज खत्म हो जाती है तो उसका इनटेक खत्म हो जाता है, और जब खाने का इनटेक और हवा से इनटेक खत्म हो जाता है, तो फिर उससे कार्बन 14 घटने लगता है, कार्बन 14 की वैल्यू घटने लगती है। और जितनी वैल्यू घटती है उसको हम एनालाइज करके हम उसकी लाइफ साइकिल के बारे में समझ पाते हैं। देखिए ये रेडियो एक्टिव है, ये समय के हिसाब से कम हो जाता है, और जब तक एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड और एयर से है तब तक न्यूट्रलाइज रहेगा। और फिर ग्रेजुअली जैसे ऑब्जेक्ट खत्म हो जाता है, वो उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद से उसकी एज होती रहती है, वो डिक्रीज होने लगती है। कार्बन डेटिंग की हाफ लाइफ साइकिल इतने इतने साल होती है। अब समस्या कार्बन डेटिंग के साथ क्या है कि 70 साल से पुरानी चीज हम इसके बारे में खोज नहीं सकते। तो 70 साल की पॉइंट एक लिमिटेशन में आ जाता है। दूसरा पॉइंट क्या कि ये इनऑर्गेनिक मटेरियल के साथ वर्क नहीं करता, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में वर्क नहीं करता है। आप कार्बन डेटिंग के बारे में अलग से देखेंगे तो मैं एक बार अलग से कंटेंट थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कार्बन डेटिंग अलग टॉपिक है, बहुत डेप्थ में टॉपिक, साइंटिफिक टॉपिक है। इसके बाद में हम देखते हैं कि और क्या क्या टेक्निक होती है। देखिए पोलन एनालिसिस होता है, मतलब जैसे कि पॉटरी है, इमेजिन करिए आपको पॉटरी मिली और पॉटरी में बीज मिलते हैं। तो आप क्या करेंगे कि एक काम करेंगे कि इसको एक ऐसी लैब में भेजेंगे जो उस पोलन का एनालिसिस कर पाए। आपके क्या आर्कोलॉजिस्ट है, आप उसको ऐसी जगह भेजेंगे जहाँ पे सीड्स का एनालिसिस हो पाए, जिससे आपको पता चल पाए कि भाई इस गहराई में जो लोग रहते थे या फिर इतने पुराने लोग हैं उनके पास वेजिटेशन कैसी चल रही थी। दूसरी होती है मेराइन आर्कोलॉजी। हाँ, अब मेराइन आर्कोलॉजी बहुत अच्छी है, समुद्र के अंदर आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस खोजते हो और उस आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस के ऊपर इंटरप्रिटेशन देते हैं। जो खोज करते हैं उनको मेराइन आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं। आपको एक स्टोरी पता चलेगी द्वारका की। जो द्वारका है उसका कुछ पोर्शन समुद्र में डूबा हुआ है, उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी है बहुत अच्छी, मैं आपको कहूंगा कि आप देखें। तो वो मेराइन आर्कोलॉजी को लेकर आप द्वारका सर्च करिए, द्वारका बहुत अच्छा कंटेंट दिखाता है उसमें, कैसे मेराइन आर्कोलॉजी को लेकर वर्क करते हैं। इसके बाद में आता है बोन का एनालिसिस करते हैं। मान लो स्केलेटन मिला तो हम बोन्स का एनालिसिस करेंगे, बायोलॉजिकल स्टडीज करेंगे। एक स्टडी होती है एंथ्रो एथनो आर्कोलॉजी। एथनो आर्कोलॉजी में क्या होता है, देखिए एथनो आर्कोलॉजी मतलब होता है आप प्रेजेंट की कम्युनिटीज के हिसाब से पास्ट की कम्युनिटीज को एनालाइज करते हैं, प्रेजेंट के हिसाब से पास्ट को देखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आज एक कोई कल्चर चल रहा है, मान लीजिए अपन ने कहा कि एक छोटा सा एग्जांपल लो। हाँ देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी है कि खंबात है एक जगह गुजरात में, वहां पे मोती और बनाने और माला बनाने की जो टेक्निक है वो हड़प्पा की टेक्निक से सिमिलरिटीज खाती है। कैसे खाती है हम देखेंगे कि देखिए यहाँ पे कंटेंट, यहाँ ये कंटेम्प्रेरी स्टोन मेकिंग मेकिंग बीड मेकिंग खंबात इंडिया, जो आज के टाइम पे हड़प्पा के से मैच करती है, कि जैसे जो आज बन रहे हैं ना वो हड़प्पा के टाइम पे बनते थे। यहाँ पे शायद आज का एविडेंस नहीं डाला है,
बट वो हड़प्पा के टाइम पे बनते थे। तो आप कह सकते हो कि जो आज की वो कम्युनिटी जो बना रही है, वैसे ही हड़प्पा की कम्युनिटी भी हो सकती है कि सेम प्रोसेस यूज करती होगी। तो एथनो आर्कोलॉजी क्या है? एथनो आर्कोलॉजी आर्कोलॉजी की वो ब्रांच है जो आज के प्रेजेंट को एनालाइज करके हमारे पास्ट को लिंक करने की कोशिश कर रही है, जहां पे हमारे पास में लिटरेरी सोर्सेज नहीं आते हैं समझ में। पॉइंट समझ में आता है? एथनो आर्कोलॉजी बहुत अच्छा पॉइंट है जो आज हम यूज करते हैं। इसके अलावा देखिए कि लिटरेरी सोर्सेज के साथ में आर्कोलॉजी जब रेड हो जाती है तब हमारे पास में एक ऑथेंटिक कंटेंट मिल पाता है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं, जैसे अभी की कार्बन डेटिंग से 70 साल 80 साल तक का ही अपन डाटा निकाल सकते हैं। इसके बाद में एक आता है इनऑर्गेनिक मटेरियल के लिए हम इस डेटिंग मेथड का यूज करते हैं, पोटेशियम आयरन का यूज करते हैं, यूरेनियम सीरीज का फ्यूजन ट्रैक मेथड का यूज करते हैं। कई मेथड्स हैं उपेंद्र मैम की बुक में दी गए हैं, और ये किस किस के लिए यूज करते हैं ये पॉइंट्स यहाँ पे दी गए हैं। तो आप यहाँ से ये समझ सकते हो कि कैसे डेटिंग होती है चीजों की। अब जैसे आप आर्कोलॉजिस्ट बन गए, अब आपको पता है मैंने खोज कर ली, मैंने कार्बन डेटिंग से उसकी डेटिंग कर ली, और अगर मुझे वो पता है कि ये इनऑर्गेनिक मटेरियल है तो मुझे कार्बन डेटिंग की जगह कहाँ लेके जाना है ये पता चल गया। आपको कई मेथड्स पता चल रहे हैं। अब जो इन मेथड्स में एक्सपर्टीज जहाँ पे लैब्स में है वहां पे अपना आर्टिफैक्ट्स को देंगे, और वो आर्टिफैक्ट्स आपको डेट निकाल के उसका एनालिसिस करके आपको देंगे। तो आप एज अ आर्कोलॉजिस्ट भी सर्च करते हैं तो आप एक मल्टीपल अप्रोच लेके चलते हैं, जहाँ पे आपको कई साइंटिस्ट की अप्रोच लेनी पड़ती है, कई साइंटिस्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। वैसे ही ग्रेजुअली डेवलपमेंट होता है। एथनो आर्कोलॉजी में आपको अपने करंट से पास्ट को रिलेट करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से ये वाला पॉइंट आता है। हम आगे बढ़ते हैं कि आर्कोलॉजिकल सोर्सेज ये हो गए। अब आर्कोलॉजिकल सोर्स से हम क्या क्या मिलता है हमें देखने की कोशिश करते हैं। आर्कोलॉजिकल सोर्स से हमें स्टोन टूल्स मिलते हैं, आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, जैसे आर्टिफैक्ट हो गया छोटा सा एक ही टूल है। ठीक है, इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, जैसे ये इंस्क्रिप्शन है, एक पिलर के ऊपर कार्विंग करी गई है, लिखा गया है, इंस्क्रिप्शन है। कॉइन्स मिलते हैं, मोनूमेंट्स मिलते हैं, आर्किटेक्चर का बिल्डिंग का स्टाइल मिलता है, बिल्डिंग मिलती है। ठीक है, और पॉटरी मिलती है। अब आर्कियोलॉजी जो है एक क्रॉस डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। क्रॉस डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट मतलब क्या? आर्कियोलॉजी मल्टीपल सब्जेक्ट के साथ डील करके अपना इंटरप्रिटेशन निकालता है। जैसे हमने आपसे कहा ना कि आप जब हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको आर्कियोलॉजी भी आना चाहिए, आपको लिटरेरी भी आना चाहिए, सोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए। वैसे ही आर्कियोलॉजी में भी आपको जब कई सोर्सेज की हेल्प लेनी पड़ती है, आपको जैसे आपने बताया ना, मैंने सर्च करना पड़ता है, अलग अलग साइंटिस्ट के पास जाना पड़ता है, वो वाली अप्रोच है। और हिस्ट्री जब फ्रेम होती है तो इन दोनों को लिंक करती है। तो आर्कियोलॉजी भी बहुत ज्यादा लिटरेचर पर डिपेंड करती है अपने आप को रिलायबल प्रूव करने के लिए। क्योंकि क्या होता है ना कई बार कि चीजें हट जाती हैं, यहाँ वहाँ से चेंज हो जाती हैं, उसको हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे मान लीजिए जहाँ जिस मंदिर की या फिर बिल्डिंग की रही होगी, तो इंस्क्रिप्शन ये पिलर जहाँ का है, तो उस मंदिर के बारे में हमारे पास लिटरेचर और मिल जाएगा, तो हमारे पास में एक अच्छी डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। क्योंकि हमें इस पिलर के बारे में लिटरेचर भी दिख रहा है, इंस्क्रिप्शन भी दिख रहा है, दोनों में चीजें सेम हो गई हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये भाई ऑथेंटिक है। क्योंकि हिस्ट्री में ऑथेंसिटी बहुत दिक्कत देती है, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये राजा ने किस रूप में बनवाया, किस दृष्टि से बनवाया, क्या ये ऑथेंटिक है, क्या ये ऑथेंटिक नहीं है, क्या यहाँ से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है, कि ये इनका बना हुआ है। तो ये थोड़ा सा ऑथेंटिक जो अपना कंटेंट है लिटरेरी सोर्सेज से कोरिलेट करने में समझ में आ जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं आर्कोलॉजिकल सोर्सेज एज अ कॉइन। अब देखिए हमने एक चीज़ तो पढ़ ली कि आर्कोलॉजी क्या होता है और आर्कोलॉजिकल सोर्सेज किस चीज़ को वर्क करते हैं। इसमें हम दो पॉइंट लेकर चलेंगे, एक को अपन फोकस करेंगे कॉइन्स को, और दूसरा फोकस करेंगे हम इंस्क्रिप्शंस को। अब देखिए सबसे पहली बात कि स्टडी ऑफ कॉइन्स, जब हम कभी कॉइन्स की स्टडी करते हैं उसको अपन न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। ठीक है, आपको कॉइन्स हमें कई टाइप के मिलते हैं, जैसे कॉपर कॉइन मिलता है, सिल्वर कॉइन मिलता है, गोल्ड कॉइन मिलता है, और कई मल्टीपल ओर्स के भी मिल जाते हैं अपन को, मतलब जो एलॉय मिक्स कर करके बनाते हैं, इस टाइप के कई मल्टीपल मेटल्स हैं। देखिए कॉइन्स के दो हिस्से होते हैं, एक को कहते हैं ऑब्जर्व, एक को कहते हैं रिवर्स। ऑब्जर्व मतलब क्या होता है, जहां पे मेन टेक्स्ट होता है, दूसरा साइड क्या हो गया अपने रिवर्स। इसके बाद में क्या होता कि हम एक बंड, जैसे अब देखो पहले प्रोसेस समझिए, कॉइन को कैसे बनाते थे। तो कॉइन को बनाने के लिए जो सांचा या फिर जो मटेरियल के लिए डालने के लिए सांचा यूज करता है उसको अपन कॉइन माउंट्स कहते हैं, कॉइन मोल्ड्स कहते हैं। तो कॉइन मोल्ड्स अपन को जैसे इस टाइप के, ये आपको एग्जांपल दिए हैं कॉइन मोल्ड्स का, कई मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि पहले के टाइम में मशीन तो थी नहीं, तो मशीन से करते जा रहे हैं, करेंसी बन रही है, तो वैसा सिस्टम नहीं था, तो हमें उस टाइप की चीज़ें मिलती हैं। अब देखिए ये भी एज अ सोर्स ऑफ कॉइन यूज होती हैं। फिर इसके बाद में कॉइन का यूज कैसे होता है हमें जानने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या है, आर एस शर्मा जब आप पढ़ोगे तो आर एस शर्मा में कॉइन्स को लेके पूरी फाउंडेशन के टॉपिक्स को उठा के थोड़ा थोड़ा मैशअप डाला है। ये जो कुछ टॉपिक्स हैं जो आर एस शर्मा के अभी अपन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसको मैं बताऊं कैसे रीड करें कि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए। हम एक जनरल सेट वाइज देखते हैं, टाइमलाइन के हिसाब से कौन कॉइन का कैसे डेवलपमेंट होता है। तो देखिए जब स्टोन एज चल रही थी तो कोई कॉइनेज सिस्टम नहीं था। ठीक है, चालुक्यलिथिक पीरियड मतलब कॉपर पीरियड में जो ट्रेड हो रहा था,
उसमें कॉइन्स का ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, ये कॉइन्स नहीं है, ज़्यादातर चीज़ें बार्टर सिस्टम से चलती हैं। बार्टर सिस्टम मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने गेहूँ उगाया और मैंने चावल उगाया, तो मैं आपसे कहूँगा आप मुझे 2 बोरी गेहूँ दो, तो मैं आपको 2 बोरी चावल दूँगा। ये इस हिसाब से एक्सचेंजेस के थ्रू सिस्टम चल रहा है, जिसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। हड़प्पा में भी कोई अपन को एविडेंसेस नहीं मिलते हैं कॉइन के। हाँ, हड़प्पा में जो एविडेंसेस मिलते हैं वो सील्स हैं। अब अपन को ये अभी तक पता नहीं चल पाया कि उसको अपन सील के रूप में देख रहे हैं या फिर अपन उस चीज को क्या कह सकते हैं कि या हम उसको कॉइन के रूप में देखें। तो अभी कुछ उसका अपन एग्जैक्ट वर्ड नहीं कह सकते हैं कि क्या है, बट अपन कह सकते हैं कि वहाँ बिजनेस था, बट कॉइन्स को अपन नहीं यूज करेंगे वर्ड उसके लिए। अब देखिए, ऋग्वेद में हमें गोल्ड ऑर्नामेंट्स और देखिए हिरण्यपिंड और निश के बारे में बताया गया है, बट इसको, ये अपन का लिटरेचर सोर्स है, बट इसको अपन लोग ये नहीं कह सकते हैं कि ये एज अ कॉइन है। वैदिक एज में क्या है, अपन को जनरली लिटरेचर मिल जाता है तो अपन यहाँ से कोरिलेट कर पा रहे हैं, बट अपन इसको कॉइन जैसे कह नहीं सकते हैं। फिर सुवर्ण सतमाना पड़ा, ये भी कॉइन कह सकते हैं, बट अपन अभी वैदिक एज के टाइम पे एक फुल्ली अपन कह नहीं सकते कि कॉइन नहीं रहे होंगे। फिर बुद्धिस्ट टेक्स्ट में अपन को सबसे पहले पता चल जाता है अष्टधाई में कि कॉइन्स के बारे में चर्चा करी गई है। और इस टाइम पे जब महाजनपद का फेज चल रहा है तो हमारे पास पंचमार्क कॉइन के एविडेंसेस मिलने लगते हैं। पंचमार्क कॉइन्स क्या होते हैं, देखिए पंचमार्क कॉइन पीसीएम पीएमसी कॉइन्स ऑफ मगध। अब ये क्या है, जनरली इंडिया में कई टाइप के अलग अलग पंचमार्क कॉइन्स हमें मिले हैं, उनके बारे में हमने लिखा है। एक मिलता है तक्षशिला के एरिया में जो गंधार टाइप ऑफ कॉइन था। अपन आगे जब चैप्टर पढ़ते हैं तो हम धीरे धीरे कॉइन्स को उस चैप्टर के साथ लिंक करने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर कौशाल में मिले हैं, अवंती में मिले हैं, मगध में मिले हैं। अब देखिए इसमें डिफरेंसेस कैसे आते हैं कि इनका वेट में चेंजेस आ रहा है, हैवी वेट हो रहा है, यहाँ पे लाइट वेट हो रहा है, कहीं पे सिंगल पंच मिल रहा है, कहीं पे मल्टीपल पंच मिल रहे हैं चीज़ों में, कहीं पे पॉलिटिकल एक्सपेंशन के बारे में राजाओं के कुछ चित्र दिख रहे हैं उसमें, ऐसे कर करके हमें चीज़ें पता चलता है। अब देखिए कॉइन को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, कॉइन से हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती है। मान लीजिए अब आप एक एज्यूम करिए, आप एक फिर से आर्कियोलॉजिस्ट हैं और अब मैं आपसे कहता हूँ आपको कॉइन मिला। पहली पॉइंट कि जरूरी नहीं है कि सिंगल कॉइन मिले, कभी कभी क्या होता है ना, कई लोग अपने कॉइन्स को बचाने के लिए, सेव करने के लिए अपन लोग घर पे नहीं करते हैं, जैसे कि गुल्लक में रखते हैं और फिर भविष्य में हम 6 महीने 7 महीने बाद उस गुल्लक को तोड़ते हैं और फिर अपन उसको इकट्ठा करते हैं। जब कॉइन्स इकट्ठे मिलते हैं तो कॉइन होर्ड्स कहते हैं। जब कलेक्शन ऑफ कॉइन्स मिलता है आर्कोलॉजिकल साइट्स पे, उसको अपन कहते हैं कॉइन होर्ड्स है। अब ये कहना जरूरी नहीं है कि भाई जहाँ पे कॉइन होर्ड्स मिल रहा है वो बैंकिंग क्या ही चीज होगी, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। हो सकता है किसी ने अपने पर्टिकुलर कलेक्शन करके रखा हो वहां पे, अपने फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से रखा हो कॉइन्स को जोड़ के, है ना। अब देखिए आप एक इमेजिन करिए, आपको एक जगह साइट पे हमने भेजा, उस साइट पे आपको कॉइन मिला, ठीक है। अब इस कॉइन को हमने आपसे कहा इस कॉइन के ऊपर आपको इतिहास लेखन करना है, यू हैव टू राइट हिस्ट्री या फिर यू हैव टू एनालाइज हिस्ट्री ऑन दिस कॉइन कि इस कॉइन से आपको क्या समझ में आता है, आपको एनालाइज करना है। तो देखिए हमें कॉइन से क्या क्या पता चलता है। पहली बात, कॉइन से मॉनेटरी हिस्ट्री पता चलती है उस किंगडम, उस राज्य शासन के टाइम की, कि क्या चल रहा था, कितना सर्कुलेशन था, कितना प्रोडक्शन था। अवेलेबिलिटी ऑफ कॉइन से पता चल जाता है कि कम मिले हैं, ज्यादा मिले हैं। अब उस कॉइन से क्या मॉनेटरी वैल्यू कनेक्ट होती है। मॉनेटरी वैल्यू मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक गोल्ड कॉइन है तो उस गोल्ड कॉइन के रिप्लेसमेंट में कितने सिल्वर कॉइन की वैल्यू होगी, जो आज के टाइम पे अपन मॉनेटरी वैल्यू पता चल जाती है। कितने वॉल्यूम में इशू हो रहे थे, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों हमें चीज मॉनेटरी हिस्ट्री पता चलती है। दूसरा, अब देखिए क्या था, कई कॉइन्स कुषाण के टाइम पे फ्लोरिश हो रहे थे, उसमें शिप इमेजेस मिली है। देखिए कहीं पे शायद मैंने यूज किया है शिप इमेजेस के बारे में। हाँ, तो शिप इमेजेस मिलती है तो हम ये कह सकते हैं उस टाइम पे समुद्री ट्रेड हो रहा होगा, तभी तो कॉइन में शिप का बना है। मान लीजिए हो सकता है ये भी चीज हो कि जब आप कभी यहाँ से वहाँ सी रूट यूज कर रहे हो तो आपको यही वाले कॉइन यूज करने पड़ते हो, जैसे आज के टाइम पे भी कभी कभी अपन करेंसी चेंज करते हैं, वो चीज हो सकता है। हमें इंडो रोमन ट्रेड मिलता है, इंडो रोमन कॉइन्स मिलते हैं, जिससे अपन कह सकते हैं कि भैया ये इनका रोमन से भी ट्रेड चल रहा है इंडिया में। और कॉइन्स इशू करते थे गिल्ड्स। अब देखिए गिल्ड्स का मतलब क्या होता है, गिल्ड्स क्या है, व्यापारियों का संगठन होता है, एसोसिएशन होता है। और ये इकोनॉमी में बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रहे थे, राजाओं को मतलब लोन के हिसाब से पैसे देते थे, कॉइन्स देते थे। तो इनका भी बहुत बड़ा रोल है हिस्ट्री में। जब अपन गिल्ड्स के बारे में धीरे धीरे चैप्टर से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कैसे गिल्ड्स गिल्ड्स रिलीजन में, कैसे गिल्ड्स पॉलिटिकल हिस्ट्री को चेंज करने में राजा की हेल्प करते थे, कैसे इकोनॉमिकली सपोर्ट उनसे मिलता था। दूसरा पॉइंट, अब इसी कॉइन को आप इमेजिन करिए, इस कॉइन से इकोनॉमी पता चलता है। इकोनॉमी मतलब क्या, कि अगर आपके यहाँ अच्छी कंडीशन है तो आपके कॉइन्स कौन से मेटल का यूज हो रहा है। जैसे मान लीजिए गोल्ड है, तो गोल्ड से हम ये समझ पाते हैं कि भाई अगर गोल्ड का कॉइन सर्कुलेट हो रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में गोल्ड के कॉइन सर्कुलेट हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो लोग भी बहुत ज्यादा फाइनेंशियली फिट रहे होंगे, राजा का व्यापार बहुत अच्छा चलता होगा। तो जब कभी बहुत ऐसे अपन कभी एम्पायर पढ़ेंगे एशियन इंडिया में, जब आगे जब जाके पढ़ते चलेंगे तो उसमें कई एम्पायर ऐसे मिलते हैं जो बहुत अच्छा ग्लोरीफाई कर रहे थे अपने आप को और फ्लोरिश हो रहे थे। तो उनके फ्लोरिश होने में ये भी पता चलता है कि कॉइन्स में भी क्वालिटी अच्छी होने लगी थी। तो हमें इकोनॉमी पता चलती है, राजा की पॉलिटिकल हिस्ट्री पता चलती है। पॉलिटिकल हिस्ट्री कैसे,
कि जो अपनी 200 से 300 सी के बीच में जो पॉलिटिकल चीज़ है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है राजा के में कॉइन्स की हिस्ट्री। क्योंकि जब कभी हमारे पास लिटरेचर की कमी रहती है तो उस जगह कॉइन एज अ सोर्स बहुत अच्छा हेल्प करता है। हमें कई कॉइन्स में गना के बारे में पता चलता है। गना मतलब क्या होता है? नॉन मोनार्कियल पॉलिटी, जहाँ पे राजाशाही ना होके गण संघ के द्वारा राजा शासन चल रहा था, गण संघ गवर्नमेंट चला रही थी। तो वो भी हमें कॉइन से हिंट पता चलता है। दूसरा बात, हमें कई कई लिटरेरी सोर्सेज से कनेक्ट होता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने लिच्छावी प्रिंस से शादी करी, चंद्रगुप्त बंदे, यहाँ बायोग्राफिकल डिटेल्स जो लिटरेरी सोर्सेज से कोरिलेट करने से पता चल जाती हैं। जैसे अब आप एक चीज समझिए, हाँ आगे बताऊंगा कि कैसे कॉइन्स किस किस टाइप से बनते थे। कल्चरल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट पता चलता है कि भाई अगर अश्वमेध यज्ञ बना है एक साइड में तो राजा ने अश्वमेध यज्ञ कराया होगा। समुद्र के पे वीणा बजाते हुए देखिए देखिए, ये उनको आप इमेजिन करिए मन की आंखों से देखिएगा तो समुद्र के वीणा बजा रहे हैं। तो हम इससे समझ सकते हैं कि राजा का इंटरेस्ट किस फील्ड में था। राजा अपने आप को कॉइन के थ्रू एक रिप्रेजेंटेशन भी दिखा रहा था कि देखिए एक चीज समझिए, जब आप कोई कॉइन को देखते हैं तो आपको ही पता चल जाता है कॉइन कहाँ से आया, और जहां से आता है आप उस लोकेशन के बारे में कुछ कुछ चीज एनालाइज कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल आप एक काम करिए, एक कोई भी इंडियन कॉइन उठाइए, उसके आप आगे पीछे देखिए कितना कंटेंट आपको मिलता है। आपको पहले एक 10 रुपए के सिक्के में एक आपको मेटल की क्वालिटी पता चलेगी कि गवर्नमेंट कौन सा मेटल यूज कर रही है। ठीक है, दूसरा बात, उसमें कौन से लोगोस बने हैं, उस पर क्या इंस्क्रिप्शन जैसे इंस्क्राइब किया गया है कि भाई भारत सरकार द्वारा, आरबीआई द्वारा क्या चीज दी गई है, किसका फोटो बना है, उसमें थंब बना है तो क्या उस थंब का भी कुछ सेंस होता है, या फिर जो कुछ भी बना है उसमें हेड टेल पे तो उसका सेंस क्या है वो भी हमें उस चीज से पता चल जाता है। तो कॉइन एक बहुत अच्छा सोर्स है किसी भी चीज की कंडीशन जानने, किसी की चीज की स्थिति जानने। ठीक है, इसके बाद में हमें लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट पता चलता है। जैसे आज के भारतीय कॉइन में हिंदी में लिखा मिल रहा है, इंग्लिश में लिखा मिल रहा है, तो हमें पता चल जाता है कि भाई लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट कैसा चल रहा है इस फेज में। ठीक है, और टेरिटोरियल एक्सटेंट, अब देखिए कॉइन्स क्या है, कॉइन्स इजीली ये मूवमेंट कर जाते थे। जैसे मान लीजिए आज जो एक कोई कॉइन है जो नॉर्थ में बना वो साउथ में मिल जाएगा, साउथ में बना वो नॉर्थ में मिल जाएगा, वेस्ट में मिल जाएगी, इसमें क्योंकि इजी टू कैरी थे। तो इनका इतना ज़्यादा फैलाव हो जाता था कि हमें पता चल जाता कि भाई इनसे कहाँ कहाँ तक ट्रेड हो पा रहा है। तो हम एक राजा का टेरिटोरियल एक्सटेंट, मतलब राजा की कहाँ तक में पकड़ थी एरिया वाइज, वो भी हमें कॉइन से पता चलता है कि राजा का एक्सटेंट कहाँ तक था। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ कॉइन्स हैं। अब कॉइन्स में नेगेटिव पॉइंट क्या होता है एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, एज अ अपन जब सोर्स ऑफ हिस्ट्री के रूप में तो कॉइन्स से लॉस क्या होता है। कॉइन्स इन सीटू और एक्सीटू दोनों होते हैं। इन सीटू एक्सीटू का अर्थ बताएं, जब कोई चीज जहां से मतलब जहां पे यूज हो रही है वहीं पे एज इट इज रहती है, उसको अपन कहते हैं इन सीटू। ठीक है, और जब उसकी ओरिजिनल प्लेस से उसको मूव कर दिया जाता है किसी और जगह, सेकेंडरी जगह आ जाती है, तो उसको अपन कहते हैं एक्स सीटू। तो ऐसे जो पिलर्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, अधिकतर इन सीटू रहते हैं, कॉइन्स एक्स सीटू भी हो जाते हैं। तो कई कई कॉइन्स तो आपको लोकेशन में एग्जैक्ट मिलेंगे, और कई कई कॉइन्स आपको ऐसा लगेगा भाई ये तो भूले बिखरा कॉइन कहीं ना कहीं से आ गया, तो वो एक्स सीटू भी हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात, आर्कोलॉजी की हर चीज को क्रॉस चेक करना जरूरी है। तो आर्कोलॉजी को अपन जब कॉइन्स पढ़ते हैं तो कॉइन्स को भी चेक करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने पंचमार्क्स कॉइन के बारे में थोड़ा बनाया है। पंचमार्क्स कॉइन देखिए, इस टाइप के पंचमार्क्स कॉइन है ये, अपन को जो अभी अपन पढ़ रहे हैं उसमें आगे मिलते जाएंगे। ये रोमन कॉइन है जो इंडिया में सर्कुलेट हुए। आप देख पा रहे हो कि आप यहाँ पे देख के जो इमेज दिख रही है, इस इमेज से आप ये समझ पे आ रहा है कि हमारे इंडियन कल्चर को इतना डायरेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, ये यूरोपियन कल्चर को, वेस्टर्न आइडियोलॉजीज को थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये देखिए इसमें आपको जो स्क्रिप्ट दिख रही है आप समझ पा रहे हो कि मेडिवल पीरियड का कॉइन होगा, है ना। ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम के कॉइन है। अब देखिए यहाँ पे गोल्ड कॉइन है, धीरे धीरे करके वो इसका क्वालिटी और मटेरियल भी चेंज हो रहा है। तो हम इस चीज समझ जाते हैं कि क्या चीजें चल रही हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कॉइन्स के बाद में इंस्क्रिप्शन। तो देखिए दो चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं, कॉइन्स और इंस्क्रिप्शंस, क्योंकि देखिए जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो बाकी सब चीजें, पोर्ट्री जनरली चीजें आपको चैप्टर के साथ में पढ़ा दी जाती हैं, बट एज अ सोर्स इंस्क्रिप्शन कितना इंपॉर्टेंट है, एज अ सोर्स कॉइन कितना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम इसको पढ़ते हैं। और इससे बहुत अलग से क्वेश्चंस आते हैं कि हाउ कॉइन्स, हाउ न्यूमेस्मेटिक हेल्प इन अवर राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, इस टाइप के कई क्वेश्चंस आते हैं जो आप एक थ्योरेटिकल फॉर्म में हिस्ट्री देखते हैं। तो इसीलिए कई बुक्स में इस टॉपिक को सेपरेटली अलग से डाला गया इन डेप्थ। अब देखिए जैसे अपन ने कॉइन्स पढ़ा, वैसे इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, आपने कभी इंस्क्रिप्शन देखा है? इंस्क्रिप्शन मतलब होता है जब आप किसी सरफेस पर कुछ खोद के, छेनी हथौड़ा से, इस टाइप की मटेरियल से खोद खोद के आप लिखो, और जो उस लिखावट को कहते हैं उसको अपन कहते हैं पैलियोग्राफी, जिसकी स्टडी होती है इसको पैलियोग्राफी कहते हैं। तो एपिग्राफी क्या है? स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। पैलियोग्राफी है स्टडी ऑफ राइटिंग इन द इंस्क्रिप्शन, जो एंशियंट राइटिंग लिखी गई है। मान लीजिए यहाँ पे कोई इस राइटिंग लिखी गई है, मान ली पाली में लिखा है, तो पाली की जो स्टडी होगी वो पैलियोग्राफी में आएगी। और जो पूरे होल टू इंस्क्रिप्शन की बात होगी वो एपिग्राफी में आएगी। एपिग्राफी में आपका मटेरियल भी चेक होता है, लोकेशन वगैरह भी चेक करते हैं, सब चीजें धीरे धीरे करके चेक करते हैं।
अब इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है कार्विंग ऑन स्टोन पिलर, सील्स, कॉपर प्लेट्स, टेम्पल्स की वॉल में, वुडन टेबल। कई जगह हमें कार्विंग मिलती है, आज भी कई जगह कार्विंग होती है। अगर आप देखेंगे कई मंदिरों में जाएंगे तो वहां पे कार्व करके लिखे जाते हैं नाम, कि फलाना चीज फलाने व्यक्ति ने हमें डोनेट करी है। वो पहला पॉइंट आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कैसे आर्कियोलॉजी के इंस्क्रिप्शन हमारे हिस्ट्री राइटिंग के में हेल्प करते हैं। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी, हिस्ट्री जब भी होती है आर्कियोलॉजी और लिटरेरी सोर्सेज के साथ बनती है। तो अभी अपन आर्कियोलॉजी में थोड़ा सा जूम इन करिए, जैसे अपन मोबाइल में जूम करते हैं ना गैलरी, वैसे जूम करेंगे तो आपको एक सेक्शन दिखेगा इंस्क्रिप्शन का, ठीक है। अब अपन इंस्क्रिप्शन के अंदर थोड़ा और जूम करके अब इंस्क्रिप्शन के बारे में देखने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली इंस्क्रिप्शन कैसे हेल्प करते हैं हमारी पूरी हिस्ट्री को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। डन। अब देखते हैं कि इंस्क्रिप्शंस क्या होता है कि कैन बी कनेक्टेड एट अ टाइम एंड प्लेस। अब देखिए क्या है, जब इंस्क्रिप्शन बनते हैं तो वो एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट प्लेस पे ही बनते हैं। अधिकतर इंस्क्रिप्शन इतने बड़े होते हैं कि उनको मूव करना कठिन हो जाता है, तो ये एक्स नहीं हो पाते, वहीं पे एज इट इज रहते हैं, ठीक है। और ये तभी लिखाए जाते थे कि जब कोई चीज के बारे में बताना हो या फिर कुछ लिखवाना हो या कोई आदेश देना हो, या फिर राजा को अपनी ग्लोरीफाई करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिखाना हो, तब इंस्क्रिप्शन लिखवाए जाते थे। तो जहां पे लिख गए ये वहीं के वहीं रहते थे और ऑन डेट पॉइंट लिखवाए थे। ऐसा नहीं होता था कि आज से 50 साल बाद किसी ने इंस्क्रिप्शन लिखने का मन किया, वो जा रहा है दोपहर में धूप में बैठ के इंस्क्रिप्शन लिख रहा है, ऐसा नहीं होता था। वो राजा के आदेश पे ही लिखे जाते। तो अपन कह सकते हैं कि जब इंस्क्रिप्शन लिखा गया होगा तो ऑन डेट पॉइंट लिखे गए होंगे चीजें, ठीक है। अब देखिए अगर कभी भविष्य में कोई इंस्क्रिप्शन में फेरबदल करता है, अपनी कलाकारी डालता है, खोद के डालता है, कुछ घिसा पिटा करता है, रब कर देता है, उसको स्क्रैच कर देता है, तो अभी हमें उसके एडिशनल चेंजेस समझ में आने लगते हैं कि भाई ये तो बात की चीज। आप जब कभी कोई ऐसी जगह जाएंगे, फोर्ट वगैरह जाएंगे, तो आजकल आप देखते होंगे कई लोग क्या करते हैं ना कि फोर्ट पे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा लिख देते हैं, अपना नंबर लिख देते हैं, नाम लिख देते हैं। तो आपको पता चल जाता है कि भैया ये नाम आज के टाइम पे लिखा गया है, पहले नहीं लिखा गया था, ठीक है। तो अब मॉन्यूमेंट्स के जैसे किसी राजा के बारे में लिखा है, उसने किसी के नीचे अपना नाम लिख दिया, तो वो गलत करते हैं इंस्क्रिप्शन में, है ना। तो वो चीज आज के टाइम पे पता चल जाता है कि किसी ने इसके साथ में फेरबदल किया है इंस्क्रिप्शन के साथ में, क्योंकि वो फेरबदल करने के बाद में उसको वापस वैसे एज इट इज बनाना कठिन है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक लेके चलते हैं, एक दीवार है, दीवार पे एक इंस्क्रिप्शन है। उस इंस्क्रिप्शन को जब आपको हटाना है तो यू हैव टू स्क्रैच द फर्स्ट लेयर ऑफ दैट इंस्क्रिप्शन, मतलब आपको पहली लेयर को किसका ना मतलब रब करना पड़ेगा, स्क्रैच करना पड़ेगा, तब आपको फ्लैट सरफेस मिलेगा। जब आप स्क्रैच करोगे तो आपको अपने आप ऊपर नीचे छूने में ही पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे जगह थोड़ी सी दब गई है। क्यों दब गई है? क्योंकि आपने वहां के सरफेस पे जो लिखा था उसको मिटाने के लिए पत्थर को रगड़ा है, और उस रगड़ने के कारण उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स तो ब्रेक हो गए और वो खिसक गए थोड़ा सा, तो दब गई जमीन। इस कारण से हमें उसके चेंजेस धीरे धीरे पता चल जाते हैं। अब देखिए, इंस्क्रिप्शन बहुत अच्छा सोर्स होता है हिस्ट्री बताने का, क्योंकि इसमें हमारे पास में रिटन सोर्सेज भी मिल जाते हैं। रिटन सोर्स मतलब क्या, जो यहाँ पे स्क्रिप्ट मिलती है, इससे हमें डायरेक्ट मैसेज पता चल जाता है। अब देखिए क्या है, इंस्क्रिप्शन और लिटरेरी सोर्सेज में अगर अपन कंपेयर करते हैं, देखिए जब एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चलो, अगर आप एक बुक और एक इंस्क्रिप्शन को कंपेयर करेंगे, तो जैसे इतना बड़ा एक पूरा पत्थर है, इस पे कुछ लिखा है इंस्क्रिप्शन पे, तो ये लिखने में ज्यादा टाइम लगता है, समय लगता है। तो यहाँ पे जो भी डाटा होता है ब्रीफ में लिखा जाता है, छोटे रूप में लिखा जाता है, कॉम्पैक्ट रहता है, और पॉइंट टू पॉइंट बात की जाती है। वहीं पे क्या होता है, जब हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं, जब हमारे पास में पेजेस होते हैं, ताम्रपत्र वो मैन्युस्क्रिप्ट लिखते हैं, बहुत ज्यादा लिखते आते लिखते आते लिखते आते, तो हमारा इंटरप्रिटेशन उस चीज में ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे हम एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में छोटे रूप में सब चीजें को ढाल देते हैं, ठीक है। तो ब्रीफ रहते हैं, बट हमारे पास में बहुत अच्छी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन देते हैं। अब देखिए, इंस्क्रिप्शन से हमें राजा की पावर, राजा के टाइम पे सोशल स्टेटस, उनकी अथॉरिटी, सब चीजों के बारे में पता चलता है। इट्स प्रोवाइड्स अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ स्क्रिप्ट। एक और चीज देखिए, अब एज ए हिस्टोरियन की नजर से देखिए कि अब यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखी होगी, यहाँ पे भी एक स्क्रिप्ट लिखी होगी, यहाँ पे भी एक स्क्रिप्ट लिखी होगी। अब आप जब इनका टाइमलाइन समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा भाई सबसे पुरानी ये वाली स्क्रिप्ट है, सबसे इसके बाद ये वाली स्क्रिप्ट आई है, फिर इसके बाद में ये वाली स्क्रिप्ट आई। ऐसे कर करके हमें स्क्रिप्ट का भी डेवलपमेंट पता चलता है। कई जगह हमें बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन मिली। बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन मतलब क्या, कि ऊपर लिखा है कुछ और लैंग्वेज में, नीचे लिखा है कोई और लैंग्वेज। अशोक के कई इंस्क्रिप्शन बाइलिंगुअल थे। उसमें क्या था कि जब क्या होता है ना कि राजा किसी को आदेश देता है कि आज से हमें ये फॉलो करना है, हमें धर्म फॉलो करने हैं, हमें ये धर्म फॉलो करना है, तो उसको समझाने के लिए पब्लिक को वो एक तो लिखता था अपनी लैंग्वेज, जहां से मान लीजिए साउथ में कुछ इंस्क्रिप्शन मिला, जहां पे एक साइड लिखी है उसने अपनी लैंग्वेज, दूसरे साइड लिखी है दूसरे नेटिव लोगों के हिसाब से लैंग्वेज, तो हमें बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, जिससे हम इंस्क्रिप्शन से हमें लैंग्वेज के बारे में पता चलने लगता है, स्क्रिप्ट्स के बारे में पता चलने लगता है। हमें ये पता चल जाता है कि भाई ये अगर इंस्क्रिप्शन इस गांव में मिला है तो इस गांव के एरिया के आसपास में कौन सी भाषा बोली जाती होगी इस टाइम पे, ठीक है। तो सबसे पहला जो इंस्क्रिप्शन मिलता है उसमें प्राकृत भाषा यूज करी गई है। फिर इसके बाद में ग्रेजुअली संस्कृत भाषा का और प्राकृत भाषा का कंटिन्यूशन चलता रहा, तो धीरे धीरे करके हमें रीजनल लैंग्वेज मिलने लगता है। रीजनल लैंग्वेज मतलब क्या, जो वहां के लोकलाइट व्यक्ति बोल रहे थे उनमें भी हमें इंस्क्रिप्शंस मिलने लगते हैं। देखिए, ये इंस्क्रिप्शन सांची का है,
ये सांची का इंस्क्रिप्शन यहाँ पे आप देखें तो ध्यान से देख पाएंगे, सांची के स्तूप की जो बाउंड्री रहती है वहाँ पे इंस्क्राइब्ड है। ये अशोक का रॉक एडिक्ट है, यहाँ पे पूरा लिखा है इंस्क्रिप्शन के बारे में। और देखिए इंस्क्रिप्शन में कॉपर प्लेट्स में भी लिखा जाता है। कॉपर प्लेट्स बाद में ज्यादा यूज होने लगते हैं। कॉपर प्लेट्स क्या है, एक तो मूवेबल होती है, तो धीरे धीरे करके राजा अपने लैंड ग्रांट्स वगैरह डॉक्यूमेंटेशन के रूप में कॉपर प्लेट्स का यूज होने लगता है। हम आगे बढ़ेंगे। ये नेशनल म्यूजियम दिल्ली की फोटो है। इसमें एक इंस्क्रिप्शन है, ये एक पत्थर है, गिरनार का पत्थर है। इस पत्थर में जो चीजें लिखी हैं वो इस कंटेंट से आप लिंक करिए। तो जो आर्कोलॉजिस्ट थे, हिस्टोरियंस थे, जब उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट को समझा, देखिए आप स्क्रिप्ट देखने की कोशिश करेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा दिखेगा कि क्या स्क्रिप्ट है ये। जब इन्होंने स्क्रिप्ट को समझा जाना और उसके बाद उन्होंने ये लिखा कि देखो अशोक ने एडिक्ट में, एडिक्ट मतलब होता है आदेश के, जैसे अपन कहते हैं ना कि आदेश देने के लिए आपने एक जाके चौराहे पे एक चीज खड़ी कर दी है कि आज से हम ये कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करेंगे, तो वो चीज में दिखती है। अशोक ने कहा है कि हम किसी भी लिविंग बीइंग को हार्म नहीं करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम धर्म की पॉलिसी फॉलो करेंगे। ये सब चीजें इस एडिक्ट में मिली है। तो अगर आप एक ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाएगा कैसे इंटरप्रिटेशन से हमें हिस्ट्री पता चलती है। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो एक इमेज है, इस इमेज को पढ़ के देखिए, और इसको पढ़ने के बाद में आप ये देखिए क्या आपको ऐसे पॉइंट्स पता चल रहे हैं जो उस समय को लेके आपको समझ में आ रहा हो कि अरे यार अशोक के टाइम पे अशोक की ये सोच थी, तभी तो उसने सोच को पत्थर पे झलकाया है अपने रूप में लिखवा के। तो आप बस एक बार सोच के देखिए क्या ये अशोक के टाइम पे ऐसा चल रहा था। ग्रेजुअली हम आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद में देखिए क्या हुआ कि इंस्क्रिप्शंस बहुत सारे मिलने लगे धीरे धीरे। हमें पता है कि कॉलोनियल राइटर्स वर्क कर रहे थे। तो एक कॉर्पस नाम की बुक है, इसमें अलेक्जेंडर कैंगन ने वर्क किया है। इसमें पूरे अशोक के इंस्क्रिप्शन के बारे में लिखा है, और ये बुक 1879 में उसने पब्लिश करी थी। मतलब उसने कई अशोक के इंस्क्रिप्शंस लिए, स्क्रिप्ट्स के बारे में समझा, खरोष्टी के बारे में, अरेबिक के बारे में, तो उन सब के इंस्क्रिप्शन के बारे में उसने वर्क किया और उस वर्क को एक बुक में लिखा। कई मल्टीपल वॉल्यूम्स हैं इसके। तो आप देख सकते हो कि हिस्ट्री ऑफ मौर्य एंड पोस्ट मौर्य पीरियड, इससे आपको पता चल जाती है, गुप्ता पीरियड के बारे में पता चल जाएगा। और इन्हीं बुक के बेसिस पे आज के टाइम पे अपन लोग की हिस्ट्री में कुछ ना कुछ पॉइंट्स लिखे। मैंने हिस्टोग्राफी वाला पॉइंट जब आपको बताया तो बताया था ना कि कॉलोनियल राइटर्स लिख रहे थे, कई अलग अलग राइटर्स, जियोलॉजिकल राइटर्स लिख रहे थे। वैसे ही इनकी अलेक्जेंडर कैमन की बुक से भी हमें कहीं ना कहीं कंटेंट्स मिलते हैं जहां से हम आज के टाइम पे अपने बुक के रिलेटेड टॉपिक उठा पा रहे हैं। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। अब इंस्क्रिप्शन एज अ सोर्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए। अब एक इमेजिन करिए आपके पास में इंस्क्रिप्शन, जो भी अपन अशोक का नेशनल म्यूजियम वाला इंस्क्रिप्शन देखा, बस उसी को मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं, उसी को याद करके कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब उस इंस्क्रिप्शन में इमेजिन करिए एक पॉलिटिकली बात कही गई है, जहां पे राजा ने बताया कि मेरा फलाना फलाना पॉलिटिकल कंट्रोल है, मेरी पॉलिटिकल में कैसी प्रोग्रेस चल रही है, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चल रहा है, कि कौन से अधिकारी का किसी का नाम लिया गया है कि इनके नीचे ये है, इनको अभी टारगेट दिया जा रहा है कंप्लीट करने का। राजा ने कभी अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट, मतलब दो जगह लड़ाई हुई तो राजा ने कहा कि मैं इस याद में एक जगह पिलर खड़ा करा रहा हूँ, जिसमें इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन आता है। ठीक है, एक क्रोनोलॉजिकल इंस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन मिलती है। क्रोनोलॉजिकल मतलब क्या, कि कई सेक्ट्स हैं, कई इवेंट ऐसे भी हुए हैं इतिहास में जिसका लिटरेचर अवेलेबल नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो चीज आर्कोलॉजिकल सोर्स में हमें दिख जाती है। जैसे अजीविका सेक्ट है, जब अपन जैनिज्म बुद्धिज्म पढ़ते हैं, वैसे अजीविका सेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इनके बारे में डाटा हम लिटरेचर से ना मिलकर आर्कोलॉजी से मिला। आर्कोलॉजी में किससे, इंस्क्रिप्शन के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि कई इंफॉर्मेशन ऐसी हैं जो लिटरेचर में अवेलेबल नहीं है, बट हमें वो इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में कहीं ना कहीं से मिल जाती है। ठीक है, ज्योग्राफी वाइज क्या होता है, इन सीटू एक्स सीटू दोनों है, बट मोस्टली इन सीटू रहते हैं कि मूव करना कठिन होता है। और एक्स सीटू ये कि मान लीजिए कई बार राजा अपने पिलर यहाँ वहां किसकवा देते हैं। एक्स सीटू ताम्र पत्र हो गए या और ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें थी, इनको मूव कर सकते थे, तो वो एक्स सीटू भी हो जाती थी कभी कभी जाके। ठीक है, अब देखिए आर्किटेक्चर से स्टाइल पता चलने लगता है हमें इंस्क्रिप्शन का। मान लीजिए कोई इंस्क्रिप्शन लिखा है, इंस्क्रिप्शन में कैसी डिजाइन यूज करी गई हैं, किस टाइप के पत्थर पे लिखा गया है, और ये किस बिल्डिंग पे लिखा गया, मोनूमेंट पे, तो उससे हमें डिजाइन का फॉर्म भी पता चलने लगता है। ठीक है, अब इंस्क्रिप्शन हमें कल्चर के बारे में बताता है। कल्चर कैसे, लैंग्वेज तो हम समझ गए कि लैंग्वेज बताएगा तभी तो कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट लिखी है। कभी कभी उसमें डांस के बारे में लिखा रहता है, एक्ट्स के बारे में लिखा रहता है, राजा क्या क्या एक्टिविटीज करा रहा है उसके बारे में लिखा रहता है। क्योंकि देखिए कोई एक्टिविटी हुई, राजा ने कहा कि इसको भी याद के लिए आप दीवार पे चिपकवा दो, लिखवा दो, तो उसकी याद में भी कभी नहीं मंदिरों में वो चीज लिखवाई जाती थी। इकोनॉमी के बारे में पता चलता है। इकोनॉमी मतलब क्या, टैक्सेशन कैसे चल रहा था, ये चीज किसके लिए चल रही है, गिल्ड्स क्या कैसे डोनेशन रहते हैं। गिल्ड्स का डोनेशन मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कोई धर्म है, धर्म नहीं एक तरह से व्यवसाय का संगठन है। गिल्ड्स मतलब संगठन होता है, एसोसिएशन ऑफ पीपल्स, जो ट्रेड पे ज्यादा वो चल रहा था उनका प्रोसेस।
तो गिल्ड्स ने कैसे कभी मंदिरों के लिए पैसे दिए, वो उनने इंस्क्रिप्शन पे कहीं लिखा है कि भैया मैंने मंदिर के लिए इतने लाख रुपए दिए, वो चीजें वहां से मिलती हैं। एक हमें फेमाइन के बारे में पता चलता है कि भाई अकाल आ गया था, उस कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में पता चलता है कि उन्हें राजा ने कैसे वेलफेयर किया, उसके बारे में पता चलता है। सोशल कंडीशन पता चलती है कि सती प्रथा चल रही थी, फोर्स लेबर चल रहा था, मतलब जिसको विस्ट्री कहते हैं, तो वो फोर्स लेबर के बारे में भी इंस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं पता चलता है। हमें रिलीजियस हिस्ट्री पता चलती है कि डोनेशन जो राजा करते थे, वो जैसे जैनिज्म बुद्धिज्म में कई इंस्क्रिप्शंस दिए गए, जैसे मान लीजिए राजा ने कोई केव बनवा दी जैनिज्म बुद्धिज्म के विहार के लिए, और उस केव में लिख दिया गया कि ये फलाना फलाना राजा ने जैन बुद्धि के लिए विकसित करवाई है केव, इसको बनाने के लिए इतने इतने साल लगे, इतने लोगों ने मदद करी। तो वो सब चीजें हमें रिलीजियस हिस्ट्री में पता चल जाएगी, राजा का इंटरप्रिटेशन कहाँ जाता है। अब आप ये सोचिए, इन सब चीज़ों से, चाहे वो कॉइन हो, इंस्क्रिप्शन हो, मॉन्यूमेंट्स हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो लिटरेचर हो या फिर अपन कह लें एक तरीके से कोई भी सोर्स चल रहा है, हम उस सोर्स से कैसे हम अपनी हिस्ट्री को इमेजिन कर पा रहे हैं, एक बार आप सोच के देखिए। हमने अभी कोई पॉइंट नहीं कहा, बट हमने पूरे राजा के बारे में किससे जान लिया? इंस्क्रिप्शन, अलग अलग पॉइंट से जान लिया। कहीं कुछ डिटेल अपन पॉलिटिकल से उठाई, कहीं क्रोनोलॉजी से उठाई। तो ये जो इमेजिनेशन वाला काम है, धूणा-धाड़ी वाला काम, ये हमारे राइटर्स ने हमें करके दे दिया, और यही राइटिंग्स को आज के टाइम पे मैं एज ए हिस्टोरिकल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि अब देखिए आर्कोलॉजिकल इंस्क्रिप्शंस को जनरली कुछ टाइप्स में डिवाइड करते हैं। टाइप्स इन द सेंस व्हाट, कि फॉर द पर्पस दे आर यूजिंग दैट थिंग। ओके, एक तो होता है कम्युनिकेटिव इंस्क्रिप्शन, मतलब रिमेंबर करने के लिए कोई पास्ट का, मतलब कोई इवेंट हुआ, जैसे मान लीजिए किसी राजा रानी की शादी हुई है, उसको याद करने के लिए कि भाई बहुत अच्छा हुआ, खाना बहुत अच्छा हुआ, हम लोगों ने ये किया, हम लोगों ने वो किया। रॉयल ग्रांट्स, राजा क्या करते थे पहले, जमीनों को दान देते थे मंदिरों के नाम पे, ब्राह्मणों के नाम पे। तो उसको याद रखने के लिए ताम्रपत्र या फिर इंस्क्रिप्शंस में कहीं ना कहीं राजा लिखवाता था कि मैंने इतने इतने एकड़ जमीन इतने इतने लोगों को दान करी। तो वो चीज रिकॉर्ड में आ जाती थी ग्रांट्स की, ठीक है, ब्राह्मण का। डोनेटिव डोनेटिव इंस्क्रिप्शन मतलब क्या, किसी को गिफ्ट दी, कैटल दिए, कि हमने इतने इतने कैटल दिए हैं, हमने इतने इतने लोगों को दिए हैं, लैंड दिया है, ये सब चीज उसमें आ जाएगी। रॉयल इंस्क्रिप्शन मतलब क्या, राजा अपनी तारीफ करवाना चाहेगा, उस तारीफ को प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति मतलब होता है प्रशंसा करना। राजा अपनी प्रशंसा करने के लिए एक इंस्क्रिप्शन लिखवाएगा कि मैंने इतने लोगों को मारा, मैंने इतने लोगों का वध किया, मैं इन राजा से इतना अच्छा हूँ, मैं अपने पूर्वजों से बहुत अच्छा हूँ, मैं तो ब्रह्मा से भी सबसे अच्छा हूँ, मैं तो भगवान की भी, मुझे भगवान ने अपना रूप बना के दिया है। ये सब चीजें राजा अपने प्रशस्ति में लिखेंगे, यह पता चलता है। अब देखिए, इंस्क्रिप्शन के कई फायदे हैं, तो कुछ कुछ नुकसान भी होते हैं जब आप एज अ सोर्स यूज करते हैं। क्या होता है कि इन सीटू एक्सीटू होते हैं इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन इन सीटू एक्सीटू मतलब क्या, कि ऐसे इनका मूवमेंट होता रहता है, ताम्रपत्र का मूवमेंट होता रहता है, ये कहीं पे स्टेबल नहीं हो पाते। ताम्रपत्र मानी साउथ में ला, बट उसमें राइटिंग दिख रही है नॉर्थ की, तो हम नहीं समझ पाते कहाँ की बात कर रहे हैं, कौन से राजा की बात कर रहे हैं। इसमें एग्जीग्रेशन ऑफ किंग होता है। एग्जीग्रेशन ऑफ किंग मतलब क्या, किंग को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बताते हैं, हमारे राजा इतने अच्छे थे, हमारे राजा इतने अच्छे थे। एक बार की स्टोरी है कि एक क्या था कि एक ऑथर थे, उन्होंने एक राजा के ऊपर बुक लिखी और राजा की बहुत तारीफ करी, बहुत तारीफ करी। और वो तारीफ क्यों करी? पैसे की लालच में, ठीक है, कि हमें भैया एप्रिसिएशन मिलेगा, हमें कॉइन्स मिलेंगे, मिलेंगे, वो मिलेंगे। अब राजा था भैया गोल घुमाने वाला, तो राजा ने कहा अरे वाह, तुमने बुक छाप दी है, अब मैं तारीफ वारीफ नहीं करूंगा, मैं तो पैसे से नहीं दूंगा। उसको कह दिया कि भैया कोई रिस्पॉन्स नहीं, हाँ तुमने अच्छा काम किया। अब भैया वो ऑथर को तो बहुत बुरा लगा। अब ऑथर ने दूसरी पब्लिकेशन छापी, उसी का वॉल्यूम 2, उसमें राजा की बुराई कर दी। तो हमें ये पता चलता है कि ऑथर कैसे बायस हो जाते हैं। जैसे अपन खुद हो जाते हैं कभी कभी, मान लीजिए हमें अगर कोई चीज मिल रही होगी तो हम उसको लेके बायस हो जाएंगे, हम उनकी तारीफ करेंगे। अगर मुझे कहा जाए कि आप इस चीज के बारे में बताइए, तो मैं बहुत तारीफ करूंगा, अरे ये तो इतने अच्छे प्राणी है, तो इतने अच्छे प्राणी, तो हमें उससे कुछ ना कुछ लाभ मिल रहा है। तो एक थोड़ा सा एग्जीग्रेशन ऑफ किंग होता है, तो उससे हमें थोड़ा बच के चलना पड़ता है कि इसमें कितनी हकीकत है, कितना एग्जीग्रेट कर दिया है राजा के बारे में। क्योंकि क्या होता है, अगर कोई बुराई लिखेगा तो राजा बेल कच्ची करवा देगा, कैसे बचेगा? इसलिए ये चीज दिक्कत देती है। कॉन्फ्लिक्ट होती है इन्फॉर्मेशन क्लेम्स के साथ, मतलब क्या होता है, कभी कभी कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स भी आ जाते हैं कि कोई कहता है कि जैसे एक एक दो राजा है, उन्होंने कहा कि भैया यहाँ तक का मेरा एरिया था, दूसरा राजा कहता है कि भैया यहाँ तक का तो मेरा एरिया था। तो इन दोनों के इंटरप्रिटेशंस में भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाती है कि भाई एक्चुअलिटी में सही बात कौन कर रहा है, ठीक है। इन सब चीजों के निपटने के लिए हमें लिटरेचर सोर्सेज से क्रॉस चेकिंग करना बहुत जरूरी पड़ जाता है। क्रॉस चेकिंग क्यों? कि देखिए पहली बात तो क्या, हिस्ट्री क्रॉस चेकिंग के बेस पे ही वर्क कर रही है, आर्कोलॉजी प्लस लिटरेरी। तो हमें सबसे जरूरी है क्रॉस चेकिंग करना, इसी बेसिस पे हमारे इंस्क्रिप्शंस की स्टडी हो पाती है। तो आप ये भी कह सकते हैं, कॉइन हो, इंस्क्रिप्शन हो, या फिर बुक हो, लिटरेरी सोर्सेज हो, कोई भी चीज हो, हर चीज एक दूसरे को बराबर हाथ में लेके चलती है, तभी उससे प्रॉपर हिस्ट्री ड्राइव हो पाती है। क्योंकि देखिए, हिस्ट्री एक किसी बायसनेस में काम नहीं करती कि आपने कहा कि मैंने हिस्ट्री लिखी पर एक आपने बायस होकर लिख दी, वैसा नहीं होता। हिस्ट्री मतलब होता है कि आप उसको प्रॉपर एनालाइज कर रहे हो, उसको समझ रहे हो, उस हिसाब से अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हो, या फिर आप ज्ञान को छाप रहे हो। तो हिस्ट्री एक प्रॉपर सब्जेक्टिव रूप से एक बायसनेस के साथ वर्क नहीं करता, ठीक है। इसलिए हमें क्रॉस चेकिंग जरूरी हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं
कि ये हमने पढ़ लिया, लिटरेरी सोर्सेज होते हैं, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं, इंस्क्रिप्शन। हाँ, देखिए अपन ने स्टोन टूल्स के बारे में देख लिया, इंस्क्रिप्शंस को डिटेल में पढ़ लिया, कॉइन्स पढ़ लिए। मॉन्यूमेंट्स के बारे में हम जब चैप्टर पढ़ते चलेंगे तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, और अगर आर्ट एंड कल्चर आगे एक्सपेंड करते हैं तो सेपरेट में हम आर्ट एंड कल्चर में भी मॉन्यूमेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि भाई कैसे मंदिर बने, कैसे केव्स आई, और मंदिर में कौन कौन सा आर्किटेक्चर यूज होता है, कि ये द्रविड़ है, नगर आर्किटेक्चर है, गंधार कला है, तक्षशिला कला है, सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पोर्ट्री भी हम ग्रेजुअली सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज पढ़ते चलते हैं। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब एक तो अपना हो गया आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, ठीक है। अब दूसरे हाथ में जो अपना है वो है लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, लिटरेरी सोर्सेज वो सोर्सेज हैं जो हमें रिटन सोर्स में मिलते हैं, जिसको मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं। हाथ से लिखी हुई चीजें अपन को मिली हैं, पत्तों पे मिली हैं, ताम्रपत्र पे मिली हैं, या फिर कह लीजिए अपन को उसमें मिली हैं, पत्तों पे लिखी थी, कागजों पे लिखी गई हैं, और वुड पे लिखी गई हैं। वुड पे तो खैर इंस्क्रिप्शंस में आ जाएगा, बट कई जगह अपन को जब मिलती हैं चीज लिटरेरी सोर्स में, लिटरेचर के फॉर्म में, तो अपन को लिटरेरी सोर्स से जोड़ते हैं। तो एक पल को आप देखिए कि देखिए भाई, इंडस वैली के टाइम पे अपन को रिटन सोर्सेज मिले हैं, बट वो अपन को गड़बड़ वाला काम है, डिसाइफर नहीं कर पाए। तो अपन वैदिक कैसे देखते हैं, वैदिक के जो वेद मिलते हैं रिटन सोर्स में। महाजनपद के टाइम पे जैन और बुद्धिस्ट सोर्स मिलते हैं, जो हमारी हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं। जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट से हमें बहुत सारी चीजें पता चल जाती है कि भाई यहाँ पे गण संघ चल रहे थे, यहाँ पे राजा कैसे डेवलपमेंट में आ रहे थे, किस किस से इनकी फाइट हो रही थी, राजा कहाँ और जैन कहाँ कहाँ पे जा रहे थे, और जहाँ जहाँ जाते थे बुद्धिज्म जहाँ जहाँ विहार करने जाते थे, वहाँ पे राजाओं का कैसे रिएक्शन रहता था। मौर्य एज में हमें अर्थशास्त्र के बारे में बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। अर्थशास्त्र जैसे कई बुक्स हैं, हमने जनरली एक एक दो दो बुक्स के बारे में लिखा है, वैसे बहुत सारे कंटेंट्स हैं। संगम लिटरेचर पोस्ट मौर्य में हेल्प करता है, छद्म दर्शन हेल्प करने लगता है, गुप्ता के टाइम में फॉरेन अकाउंट्स बहुत हेल्प करने लगा। फॉरेन अकाउंट्स मतलब क्या, जैसे मान लीजिए मैं फॉरेनर हूँ, मैं विदेश गया, मैं विदेश में जाके कुछ ना कुछ लिख रहा हूँ, अपनी डायरी एंट्री कर रहा हूँ, और वो कल के दिन किसी को डायरी मिल जाए, वो इंडियन म्यूजियम में जाके मुझे गिफ्ट कर दे, तो वो इंडियन ऑथर्स जाके उस बुक को पढ़ेंगे, अरे भाई अलेक्जेंडर द ग्रेट ने ये कहा था, फाहियान ने ये कहा था, ये पॉइंट यहाँ से आता है। वो उसको अपने बायोग्राफीज मिलती हैं, कॉपर प्लेट्स मिलने लगते हैं। बायोग्राफीज मतलब क्या, कि जैसे किसी राजा के बारे में, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी के बारे में शायद आप डिफरेंस जानते हो। बायोग्राफी मतलब होता है जब दूसरा व्यक्ति आपके बारे में लिखे, जैसे मैं आपके बारे में लिखूं, पूरा जीवन काल लिख दूं, का बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी होगा कि जब मैं अपने बारे में खुद लिखता हूं, उसको बायोग्राफी कहते हैं। 6th क्लास का टॉपिक है, ठीक है। अब लिटरेचर एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री हमें कैसे हेल्प करता है। लिटरेचर क्या है कि आर्कोलॉजी के साथ इसको भी लिंक करना पड़ता है, क्योंकि देखिए क्या है, आर्कोलॉजी में चीजें मिलती थी ब्रीफ में मिलती थी, यहाँ पे क्या है, ऑथर बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर देते हैं चीजें, तो वो चीज बढ़ जाती है। तो हमें इसमें भी एग्जेग्रेशन वाला पॉइंट समझ में आता है कि भाई यहाँ पे बढ़ा चढ़ा कर बात करी गई। अब दूसरी बात क्या है कि इतने साल पुरानी बात हम देख रहे हैं, तो जैसे एक कोई किताब लिखी, आज लिखी, फिर इसको 15 साल बाद फिर लिखा गया, इसी किताब को 20 साल बाद फिर लिखा गया, तो अब जो पहली किताब रही होगी ओरिजिनल, उसका कंटेंट तो खत्म हो गया होगा, फिर धीरे धीरे कंटेंट में चेंजेस आते गए। तो ये जो चेंजेस हैं, ये जो लेयर्स बन गई है ना, कंटेंट के ओरिजिनल कंटेंट के बीच में जो लेयर बन गई है, इन लेयर्स को हमें समझना पड़ता है कि हम ओरिजिनल कंटेंट तक जा पाए। जैसे फॉर एग्जांपल, हम रामायण और महाभारत की बात करते हैं, तो रामायण और महाभारत में कई क्रोनोलॉजिकल लेयर हैं। जो ओरिजिनल महाभारत लिखी गई होगी और जो आज अपन रामायण पढ़ रहे हैं, महाभारत पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत डिफरेंस है। जैसे एक एग्जांपल लेके चलें कि जैन में जो रामायण है वो अलग इंटरप्रेट कर रही है। उसमें एक एग्जांपल है, इसमें कहते हैं कि राम भगवान ने, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, बट उसमें शायद ऐसा इंटरप्रिटेशन आता है कि राम भगवान ने रावण को नहीं मारा था, और लक्ष्मण जी ने राम भगवान को मारा था, बिकॉज राम भगवान जैनिज्म की अहिंसा परमो धर्म वाली पॉलिसी फॉलो कर रहे थे। तो एक ये पॉइंट आता है। बुद्धिस्ट में अलग रामायण लिखी गई है, कम्बन रामायण साउदर्न वर्जन लिखा है, जो 12th सेंचुरी में लिखा गया है। और ग्रेजुअली जो धीरे धीरे करके रामायण में कल्चरल चेंजेस आ रहे हैं, बुक्स पब्लिकेशन चेंजेस आ रहे हैं, इंटरप्रिटेशंस भी आ रही होता है उसकी। तो अब इस दौड़ में जहां पर धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, इसमें हमें जो ओरिजिनल कंटेंट चाहिए है रामायण का, वो ढूंढना थोड़ा टफ पड़ जाता है कि ओरिजिनल क्या थी भाई रामायण, आज की जो रामायण है और ओरिजिनल रामायण में डिफरेंस क्या है, वो भी तो समझना पड़ेगा। तो ओरिजिनल कंटेंट थोड़ा सा कठिन हो जाता है मिलना, ठीक है। हमें लैंग्वेज स्टाइल्स में कई परिवर्तन समझ में आने लगते हैं, चेंजेस में, कि कैसे लैंग्वेज चेंज हो रही है, कैसे स्टाइल चेंज हो रही है, कैसे ग्रेजुअली लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो रहा है फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अदर लैंग्वेज, ठीक है। दूसरी बात क्या होता है, लिटरेरी सोर्स मिलते तो हैं, बट कई बार कई ऑथर्स एनोनिमस रह जाते हैं, कि हमें ऑथर ही के बारे में नहीं पता कि भाई ऑथर कौन थे। फिर ज्योग्राफी इंपैक्ट करती है, कि मान लीजिए कहीं की बात करिए, जैसे मान लो बुक लिख रहा हूँ, मैंने कहा यार आप बढ़िया अच्छे प्रकृति में, यहाँ पे बर्फ गिर रही है, ये गिर रही है, वो गिर रही है, वो लिखी गई है नॉर्थ में, वो पहुंच गई साउथ में, तो हम उसे समझ नहीं पाते कि भाई ऑथर किस जगह की बात कर रहा है। तो एक थोड़ा समस्या ये आती है। ऑथर्स की बायसेस यहाँ पे वर्क कर रही है, कि ऑथर किसी चीज को किस लाभ के हिसाब से लिख रहा है, तो बायसेस डालेगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, ऐसे कोई बुक लिखी, जैसे मान लीजिए अपन रामायण का ही एग्जांपल लेके चलते, रामायण एज अ बुक लिखी, और ये कहानी थी एपिक। तो इस एपिक को जब लिखा गया, तो हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि सबकॉन्शियसली लिखा गया, इसको कोई इंटरप्रिटेशन द्वारा नहीं लिखा गया, कल के दिन इस बच्चे को इतिहास के हिसाब से पढ़ेगा या धर्म के हिसाब से पढ़ेगा। तो ऐसे रामायण को जब सबकॉन्शियसली लिखा गया, तो कभी कभी हमें टफ पड़ जाता है ये समझना कि भाई ये किताब को रिलीजन के हिसाब से
सोर्स माने, या फिर हम इसको सेकुलर लिटरेचर में डालें। अब एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। मैंने एक डायरी लिखी अपनी, ठीक है। इस डायरी में मैंने कंटेंट डाला अपना, आज का पूरा दिन लिखा, और बस मैंने एक शब्द लिखा कि आज हमारे घर में ये फंक्शन हुआ, ये इवेंट हुआ, ये इस धर्म से संबंधित है। तो अब जब ऑथर है तो ऑथर ने ये ध्यान दिया क्या पूरी बुक में रिलीजन को लेके बात चल रही है कि केवल एक पॉइंट को लेके बात चल रही है। मतलब मैंने पूरी बुक में रिलीजन 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 के बारे में बात करी है, या फिर केवल मैंने एक जगह जिक्र किया है किसी यज्ञ का या फिर कोई प्रोग्राम का। तो इससे थोड़ा सा टफ पड़ जाता है ऑथर्स को ये डिफरेंशिएट करना कि इस बुक को मैं रिलीजियस कैटेगरी में डालूं या फिर सेकुलर कैटेगरी में डालूं, ठीक है। तो ऐसे करके हमें लिटरेचर में थोड़ा सा टफनेस आती है, तो वो धीरे धीरे करके ऑथर्स को समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी चीज ज्यादा डोमिनेटेड है। यहाँ पे रिलीजन डोमिनेट वर्क कर रहा है तो अपन को रिलीजियस में डाल देंगे, अगर यहाँ पे हमें सेकुलर मटेरियल ज्यादा मिल रहा है तो उसको सेकुलर लिटरेचर में डाल देंगे। डन। हम देखते हैं इसके बाद लिमिट, इसके बाद आता है फॉरेन अकाउंट्स। तो फॉरेन अकाउंट्स मतलब क्या होते हैं? फॉरेनर्स जो अकाउंट्स लिखते थे, अपनी डायरी लिखते थे, उनकी जो डायरीज हैं वो आज के टाइम में बहुत अच्छा सोर्स बन के आती हैं। अब देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप हैं, आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो आप जनरल चीज़ों को छोड़ देते हैं। जैसे क्या कि भाई यहाँ पे इंडिया में अपन वो कहते हैं ना, आज के टाइम पे मेम चल रहा है कि इंडिया में रहना तो आसान नहीं है, ये है वो है। तो क्या करते हैं, जैसे अपन मान लीजिए एक इंडिया में कल्चर है कि ऐसे एग्जांपल लेके चलते हैं कि भाई इंडिया में कल्चर है कि यहाँ पे जब आप स्ट्रीट फूड खाने जाते हो तो ग्लव्स नहीं पहनते हैं। 80% 90% आपको ऐसा दिखेगा कि लोग भाई ग्लव्स नहीं पहन रहे हैं, कई लोग हाइजीन मेंटेन करने लगे हैं कुछ समय से। बट जब फॉरनर यहाँ आता है ना, तो अपन उस चीज को नहीं लिखेंगे। जैसे मान लिया आपसे मैंने कहा तुम बाजार होके आओ, और पूरे बाजार का आपको एक डॉक्यूमेंट लिखना है, आर्टिकल लास्ट में बताना। तो आप बाजार की तारीफें करोगे, ये करोगे वो करोगे, पर आप छोटी छोटी चीजें इग्नोर कर दोगे। कैसे छोटी छोटी चीजें इग्नोर करोगे? कि भाई यहाँ पे नालियां खुली रहती हैं, यहाँ पे ये रहता है वो रहता है, क्योंकि आपकी प्रकृति में वो जनरलाइज हो गई है चीज। बट जब कोई फॉरनर आता है तो उसको लगता है अरे वाह अरे वाह, यहाँ पे ये भी है, यहाँ पे वो भी है, यहाँ पे लोग मीठी चटनी डाल के फुल्की वो खाते हैं, समोसा खाते हैं, यहाँ पे सब्जी डाल के समोसा खाते हैं। तो उसको हर चीज नहीं लगेगी, फूड आइटम नहीं लगेंगे, बल्कि आपको लगे क्या फूड आइटम के बारे में लगता है, हम तो रोज खा रहे हैं। तो जब कोई फॉरेन ऑथर आता है तो वो हमें कुछ बारीकियों के बारे में बता के जाता है उस टाइम के बारे में, जो एक जनरल लोकल ऑथर नहीं लिखता है। डन। बट एक चीज और है, जैसे कि कई ऑथर्स ने लिखा है कि भाई जब मैं यहाँ से वहां जा रहा था मुझे लूट लिया गया, इन राजा के टाइम पे लूट पाट ज्यादा चल रही थी, ये चल रहा था वो चल रहा था। तो वो कुछ कुछ चीजें हमें फॉरेन अकाउंट से पता चलती हैं। अब देखिए इनके साथ दिक्कत क्या थी। अब मैं फॉरनर हूँ, सबसे बड़ी दिक्कत मेरे साथ में लैंग्वेज, मैं लोकल पीपल की बात ही नहीं समझ पा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये चीज ये है, बट मैं उसको कुछ और रूप में लेके चल रहा हूँ। हमारे और जैसे मैं कोई फॉरेनर हूँ तो मेरा कल्चर और जहाँ पे मैं एलियन कंट्री में गया हूँ वहाँ का कल्चर भी डिफरेंट है। तो उस कल्चर से अपने आप को लिंक नहीं कर पा रहा, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पा रही। दूसरी बात, जोग्राफिकल लिमिटेशन। अब जैसे मान ली फाहियान आए, तो क्या आप इमेजिन कर पाएंगे फाहियान छोटे छोटे गांव में गए होंगे? बल्कि भाई वो तो बड़ी बड़ी सिटियों में गया होगा, राजा ने वेलकम किया होगा, आइए आइए आइए, आप बहुत बड़े विद्वान आए हैं, बाहर के दूसरे देश से आए, हम आपको वेलकम करते हैं। ऐसे कर करके उन लोगों का जो जोग्राफिकल एक्सटेंशन था, जोग्राफिकल बातें उन्होंने जो लिखी हैं, वो एक अर्बन सिटीज की ज्यादा लिखी हैं रेदर देन लोकल पीपल के बारे में बात करते हैं। तो हमें वहां से एक कह सकते हैं उन्हें एलाइट क्लास को ज्यादा देखा, उन्होंने लोकलाइट लोगों को कम देख पाए। तो एक जोग्राफिकल लिमिटेशन उनके वर्क में दिखने लगती है। तो ये हमारे लिटरेरी सोर्सेज हो गए। अब आपको आपके बताऊं कि लिटरेरी सोर्सेज के बारे में थोड़ा सा कम पढ़ा है, इसको डिटेल में नहीं लेके जा रहे हैं, क्योंकि आपको हर चैप्टर में लिटरेरी सोर्सेज बहुत ज्यादा मिलेंगे। और उन चैप्टर में हम ये कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि ये लिटरेरी सोर्सेज कैसे हमारी हिस्ट्री डील में हेल्प कर रहे हैं और यहाँ से क्या चीज पता चल रही है। इसलिए अभी मैंने बस आपको एक ओवरव्यू बताने की कोशिश करी थी, ये सब एक जनरलाइज्ड पॉइंट से, और कैसे लिटरेचर लिटरेचर एज अ सोर्स हमारे हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए। अब एक छोटा सा डिबेट है हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस को लेके, आपके आर एस शर्मा सर की बुक में भी दिया गया है। इसमें ये कहा जाता है कि जो, अब आप हिस्टोग्राफर हैं, आप एक हिस्ट्री राइटिंग कर रहे हैं, इसमें क्या हुआ, कॉलोनियल राइटर्स ने बहुत डिबेट किया कि जो भारत में इतिहास लेखन की कला है वो इस्लामिक क्रिएशंस में आई है। मतलब क्या, इस्लामिक कल्चर्स में आई है। मतलब व्हाट, कि हमें मेडिवल इंडिया के टाइम से हिस्ट्री राइटिंग आती थी, इसके पहले में इतिहास लेखन की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। भारत में कभी इतिहास लेखन हुआ ही नहीं है, और भारत कभी इतिहास लेखन के लिए एक्टिव नहीं था। ये एक तरह से बुराई है, ठीक है। तो जैसे इंडियन फेल्स टू मेंटेन प्रॉपर क्रोनोलॉजी और मेनी क्वेश्चंस, मतलब इंडिया में कभी लोगों ने इतिहास लेखन किया ही नहीं है, पहली बात, ठीक है। आप देखिए उन्होंने क्या कमेंट किया ब्रिटिशर्स ने, भारत में कोई हिस्टोरिकल चेंज नहीं हुआ इसलिए उनको कोई जरूरत ही नहीं पड़ी रिकॉर्ड करने की पास्ट। कैसी बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। अब इन्होंने जो लिखा है इतिहास के नाम को, उन्होंने मिथ के बारे में लिखा, मिथ्स लिखी, उनने सुपर स्टेशंस की बात करी, उन्होंने कहा ये हुआ है वो हुआ है, बट वो चीजें मिथ है, ठीक है। फॉरेन ऑथर्स ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया इंडियन हिस्ट्री को, इंडियन हिस्टोग्राफी को, कि जो भारत का इतिहास लेकर है एशियन टाइम का, उसमें इनके पास में हिस्टोरिकल सेंस ही नहीं था लिखने का, इनके पास लिखने की कला ही नहीं थी। तो अब देखिए इसके डिबेट में
आर एस शर्मा सर की बुक में लिखा है कि भाई आप कैसे कह रहे हो हमारे पास में लिखने की कला नहीं थी, हमें कैसे नहीं आती है टाइमलाइन लिखना, हमें कैसे नहीं पता कि भैया इतिहास को टाइमलाइन में लिखा जाता है। आप देखिए ना पुराण में जो युग के बारे में बात करी है वो भी तो एक युग बताए जा रहे हैं, तो वो भी तो एक टाइमलाइन का पॉइंट है। फिर रोमिला थापर कहती हैं कि एंशियंट इंडिया ऑल्सो हैड हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस, एंशियंट इंडिया में भी हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस चल रही थी। अब देखिए क्या है कि एंशियंट इंडिया को इन्होंने एक पॉइंट दिया कि दो पॉइंट बोलती हैं, एम्बेडेड फॉर्म एंड एक्सटर्नलाइज फॉर्म। एम्बेडेड फॉर्म का मतलब होता है कि जैसे आज के टाइम पे जो आप हिस्ट्री देख रहे हैं एक्सटर्नलाइज फॉर्म में आती है। अब इसको थोड़ा सा वर्ड को डिटेल में करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने आपको एक चीज बताई थी कि जब हम कोई बुक लिखते हैं तो इसको अपन सबकॉन्शियसली लिखते हैं। वेद है सबकॉन्शियसली लिखे गए, ठीक है। तो सबकॉन्शियसली लिखे गए तो उसको अपन ने कहा ये एम्बेडेड फॉर्म ऑफ हिस्ट्री है, क्योंकि इसमें कोई क्रोनोलॉजी नहीं मिल रही है, सबकॉन्शियसली लिखे गए, मिथ लिखी गई, स्टोरीज लिखी गई। और जो आज के टाइम पे आप इतिहास देख रहे हैं, आज के टाइम पे जिसको आप इतिहास कहते हैं, उसमें आपको क्या रिक्वायरमेंट चाहिए कि भाई हमें टाइमलाइन भी चाहिए, हमें हेडिंग भी चाहिए, हमें डिटेल्स भी चाहिए, हमें एनालिसिस भी चाहिए, उसको आप इतिहास कह रहे हो। तो आप ये बताइए, तो आप एक्सटर्नलाइज हिस्ट्री की बात कर रहे हो जहां पे क्रोनोलॉजी होगी, उसको कॉन्शियसली लिखा होगा। जैसे अब जो बुक अपन ने जब इतिहास लेखन किया था, पढ़ा था, तो हमने चीज पढ़ी थी ना, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली। तो जो आज के टाइम पे डिबेट में ये लोग कह रहे हैं ना, फॉरेनर्स ब्रिटिश फॉरेनर कह रहे हैं, यूरोपियन राइटर कह रहे हैं कि लिखने का सेंस नहीं है, तो रोमिला थापर मैडम कहती हैं कि आज जो इतिहास लेखन हो रहा है वो इतिहास की दृष्टि को देखते हुए हो रहा है, और ये कौन सी स्टेज में हो रहा है। बट भारत का जो इतिहास लेखन हुआ था वो इतिहास लेखन के रूप में ना होके एक मोरल चीजों के हिसाब से चीजें लिखी गई थी, वो सबकॉन्शियसली लिखा गया था। आप उसको ये नहीं कह सकते हो कि हम लोगों ने इतिहास नहीं लिखा। अब देखिए एक चीज और होती कि हर जनरेशन को अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से इतिहास लेखन के बारे में कहा जाता है। कोई लोग कहते हैं कि टाइमलाइन होनी चाहिए। आज के टाइम पे जो इतिहास लेखन है वो जरूरी नहीं कि पहले के टाइम पे भी हो वही क्राइटेरिया हो। देखना, historical writings varies across ages. What constitute important is present age might not be the same as the past. मतलब जो आज आप जिसको इतिहास लेखन टर्म यूज कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि पास्ट में भी यही होगा, ठीक है। अब पर उन्होंने इसको डिबेट में एविडेंसेस देके कहा कि अच्छा आप हमसे कह रहे हो कि भारत में इतिहास लेखन नहीं हुआ, तो आप बताएं कि पुराण में वंशानुचरितम क्यों दी गई है। वंशानुचर मतलब क्या है, जिनोलॉजीज ऑफ किंग दी गई है। तो क्या ये चीज इतिहास लेखन नहीं है राजाओं के बारे में? हमने राजाओं की पूरी जनरेशन के बारे में लिखा, तो ये भी इतिहास लेखन है। हम कह सकते हैं हमारे भारत में भी इतिहास लेखन हुआ था। अब एपिक का मतलब होता है इतिहास, ठीक है, जिसको आज अपन इतिहास कह रहे हैं, जहां पे हम कोई चीज ऐसी चीज रिकॉर्ड करते हैं जो एक्चुअली हुई है। तो जब इतिहास में आप एपिक्स में रामायण महाभारत की बात कर रहे हो, तो आज के टाइम पे आपके पास में आर्कोलॉजिकल एविडेंस भी तो मिलते हैं रामायण महाभारत की, तो आप कैसे कह पा रहे हो कि मेरे पास इतिहास लेखन नहीं है? जैसे आज के टाइम पे आपको रामायण के एविडेंसेस मिल रहे हैं, महाभारत के एविडेंसेस मिल रहे हैं, आपको जगह के नाम सिमिलर पता चल रहे हैं कि भाई मथुरा है, ये चीज अयोध्या है, तो आप कैसे कह पा रहे हो कि हमारे पास में एंशियंट हिस्ट्री में लिखने की कला नहीं थी इतिहास की? हाँ, ये हो सकता है कि जिसको आज आप इतिहास का फॉर्मेट कह रहे हो ना, फॉर्मेट देखते हुए, वो हमारे भारत में एंशियंट इंडिया में वो फॉर्मेट फॉलो नहीं होता होगा। उस टाइम पे कुछ और फॉर्मेट जो एज अ मोरल फॉर्मेट चल रहा होगा। और एक और बात आती है कि भारत ने इतिहास जिया जाता है, मतलब हमने उस इतिहास को जिया है। हम आज भी उस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं जो रामायण में लिखा गया है, महाभारत में लिखा गया है, तो हम इतिहास को जीते हैं, ठीक है। अब इन दोनों एम्बेडेड फॉर्म एक्सटर्नलाइज फॉर्म में डिफरेंस का एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे बुद्धा की जो टीचिंग्स थी वो एम्बेडेड फॉर्म में लिखी गई, मतलब क्या, वो उन्होंने सबकॉन्शियसली समझाया लोगों को कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अपन उसको कहेंगे कि जब उन्हें सबकॉन्शियसली समझाया या बताया तो उसको अपन एम्बेडेड फॉर्म में कहेंगे। और बुद्धचरिता, जो उनकी बुद्धचरिता मतलब होता है बायोग्राफी और बुद्धा, और राजतरंगिनी कलहन द्वारा लिखी गई बुक है जिसमें राजाओं के बारे में लिखा गया है कश्मीर के। तो ये जो बुक्स हैं, ये एज अ कॉन्शियसली इन पे वर्क किया गया। बुद्ध के ऊपर ऐसा किसी ने लिखा तो बुद्ध के बारे में पूरा सोचा होगा, समझा होगा, जाना होगा, तभी तो उसने वर्क कर पाया गया होगा। तो ये है कॉन्शियसली राइटिंग और ये है सबकॉन्शियसली राइटिंग। तो आप अगर कभी भी बात देखेंगे कि बुद्ध के बारे में क्या बात चलती है, तो बुद्ध ने जब कुछ पढ़ाया तो वो आगे एम्बेड फॉर्म में, और जब किसी ने बुद्ध के बारे में लिखा, ध्यान से लिखा, एनालाइज करके लिखा, तो वो हो गया एक्सटर्नलाइज फॉर्म। बट वी हैव राइटिंग, वी हैव द सेंस ऑफ राइटिंग इन अवर एंशिएंट इंडिया। तो ये आज के टाइम पे इस डिबेट को थोड़ा सा न्यूट्रल किया गया है अलग अलग ऑथर्स द्वारा। तो आप आर एस शर्मा पढ़ेंगे तो ही पता चलेगा। अब देखिए ये तो क्या है कि एक्चुअली जब फॉरेनर्स लिख रहे थे उनको क्रिटिसाइज करना था इंडिया को, तो कॉलोनी राइटर्स ने कई जगह इंडिया को क्रिटिसाइज किया है, बट उस क्रिटिसिज्म को आज के एविडेंस के हिसाब से देख के जो अलग ऑथर है उन्होंने उनको अगेंस्ट खड़े होकर डिबेट के फॉर्म में लेके गए कि भैया नहीं, हमारे पास में सेंस ऑफ राइटिंग था। आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया में राइटिंग ऑफ सेंस नहीं था। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट चैप्टर बढ़ेगा आगे, हम अपनी क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। एक लास्ट हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या चीज़ें चलती हैं। तो अभी हमने अपने सोर्सेज के बारे में पढ़ा। सबसे पहले सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पढ़ लिए, जिसमें सोर्सेज में हमने
पहले सोर्सेज का मतलब सीखा कि सोर्स कैसे हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पढ़े, और दूसरा लिटरेरी सोर्सेज पढ़े। लिटरेरी में हमने कई प्रकार के सोर्सेज पढ़ते गए, आर्कियोलॉजी में भी हमने इंस्क्रिप्शन कॉइन पर ज़्यादा ध्यान दिया, इंस्क्रिप्शन कॉइन्स पे वर्क किया। अब इसके बाद में हमारे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री पता चल गए, अभी हमारी गाड़ी कहाँ तक आ गई हम देखने की कोशिश करते हैं। हमें इतिहास लेखन आ गया, ठीक है। इतिहास कैसे लिखा गया हमें ये पता चल गया, लिखने में क्या क्या चीजें उपयोग हुई वो पता चल गया, सोर्सेस। अब इसके बाद हमारी गाड़ी धीरे धीरे इतिहास की फैक्चुअलिटी की तरफ जाएगी, अब हमारा फाउंडेशन ग्रेजुअली कंप्लीट होता जाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि कैसे इतिहास के बाद में, अब तो आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली, इतिहास कैसे लिखा जाता है, क्या क्या चीजें यूज होती हैं, मटेरियल कैसे होते हैं, साइंस की कैसे रिक्वायरमेंट लगती है, ये सब चीज़ हमने समझ लिया। अब हम इसके बाद देखेंगे इतिहास कहाँ से शुरू होता है। तो हम सबसे पहले अपना एवोल्यूशन ऑफ अर्थ से शुरू करेंगे कहानी, कि भारत में या फिर धरती की कैसे एवोल्यूशन हुआ, ह्यूमन कैसे आए। अब जो हमारा प्रॉपर इतिहास है वो अब कल की क्लास से शुरू हो जाएगा, कि कैसे एवोल्यूशन होता है ह्यूमंस का। डन। और इस ह्यूमन के बाद में करते करते हम स्टोन एज की तरफ चले जाएंगे, ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे। अब देखिए क्या है कि मैं कुछ चीज़ें बताऊं कि जैसे अब जब अपन आर्य शर्मा पढ़ते हैं बुक को, जब आर्य शर्मा बुक पढ़ेंगे तो ये चैप्टर थोड़ा सा मैसी है। मैसी इन द सेंस ऑफ व्हाट, कि देखिए पहली बात तो ये कि जब आप इसको बुक को पढ़ेंगे तो कई चीज़ें जो आपने पढ़ी नहीं है वो भी डाली गई है। वो इसलिए डाली गई है क्योंकि आपको उससे लिंक करवा पाए। जैसे मैंने आपको कहा था हिस्टोग्राफी में आपको एक ऑथर मिलेंगे, उनकी किताब मिलेगी और उस किताब के बारे में कंटेंट लिखा रहेगा। सेम सिनेरियो यहाँ पे भी रहेगा। तो अभी आप बस जस्ट सेक ऑफ रीडिंग के हिसाब से बुक पढ़ी है, थोड़ा सा मैंने आपको समराइज करने की कोशिश करी है, तो हो सकता है शायद आपको पैराग्राफ को एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर हो जाए। हाँ, ये जो फाउंडेशन के चैप्टर है ना, ये फाउंडेशन के चैप्टर जब बहुत हेल्प करते हैं आपने पूरी बुक पढ़ ली होती है। तो अभी थोड़ा सा इस चीज़ की पेशेंस रखें कि आपको ये चैप्टर बुक से समझ में आएगा। तो बुक से समझ में आने के लिए आपको पहले हर चीज को पहले पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अभी मैंने कोई बात कर दी, मैंने कहा वेद की बात कर दी, मैंने किसी बुद्ध चरिता के बारे में बात कर दी, आपको बुद्ध चरिता के बारे में पता ही नहीं है किसने लिखी, कलहन कौन थे आपको पता ही नहीं है, तो आप कैसे उस चीज को कनेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो लूप है अभी बस अपन उसको ओवरलैप करके आगे बढ़ेंगे, और ग्रेजुअली हम आगे चीजें पढ़ते जाएंगे, और लास्ट में आके आप जब इस टॉपिक को बुक से पढ़ेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि इस चीज में जो एग्जाम्पल दिया गया है ना, वो एग्जाम्पल कहाँ से लिंक होता है। डन। तो आज हमारा सोर्सेस ये हो जाता है पूरा कोर्स। हिस्टोग्राफी हो जाता है, इंट्रोडक्शन ऑफ टाइमलाइन हो गया, सोर्स ऑफ हिस्ट्री हो गया। अब जो यहाँ से हमारा ह्यूमन एवोल्यूशन आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे ये वाला चैप्टर थोड़ा साइंटिफिक है बट ये हिस्ट्री स्टार्ट करवा देता है। तो यहाँ से हमारा ग्रेजुअली टॉपिक आगे बढ़ता चलेगा, और हम आगे देखेंगे क्या कैसे सिस्टम अपना आगे बढ़ेगा। और इस चीज़ को मैं आपको थोड़ा रेफर कर दूं कि इसमें कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा डेप्थ में है, इस टॉपिक में जो अपन ने आज का पूरा कंपाइलेशन पढ़ा है टॉपिक का, उसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ है। तो डेप्थ को कैसे शॉर्ट आउट करें, मैं कुछ कुछ हिंट्स दे देता हूं। अगर आप केवल जनरल स्टडी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, तो आप आर एस शर्मा के आगे मत जाइए, जो बुक में कंटेंट है उस तक स्टिक रहिए। जैसे मैंने कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट दिया है एथनो आर्कोलॉजी के बारे में बताया, जो आर एस शर्मा सर ने रेफर नहीं किया। हाँ, अगर आप ऑप्शनल की अप्रोच में हैं या फिर आप नेट दे रहे हैं या नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हिस्ट्री सब्जेक्ट में डेप्थ में जा रहे हैं, तो आपको ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। एथनो आर्कोलॉजी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेट के हिसाब से भी, क्योंकि ये उपिंदर मैम की बुक में दिया गया। उपिंदर मैम की बुक इज अ वेरी गुड सोर्स फॉर नेट, बहुत अच्छा कंटेंट दिया है, और ऑप्शन में भी ये बुक रेफर करी जाती है। तो अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, डेप्थ में जा रहे हैं, तो आप एथनो आर्कोलॉजी की तरफ जाइए। अगर आप बैंकिंग एसएससी की तरफ जा रहे हैं, तो अभी आप बस एक शेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो देखिए, आगे बढ़िए, क्योंकि फैक्ट्स अभी इस वीडियो में नहीं है, और फैक्ट्स जो हैं वो आपको आगे जाके रिपीट मिलेंगे। तो फैक्ट्स की चिंता मत करिए, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट मेन था, जो थीम बननी थी कि कैसे इतिहास लेखन होता है, कैसे इतिहास का उपयोग होता है, कैसे इतिहास को हम समझ पाते हैं सोर्सेस के द्वारा। तो ग्रेजुअली ये आगे बढ़ेगा। बट इफ़ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम द कैटेगरी जहाँ पे आपको फैक्ट्स 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 चाहिए हैं, तो वो आप धीरे धीरे, अब जब एवोल्यूशन के बाद वाला पॉइंट पढ़ेंगे ना, स्टोन एज वाला आएंगे, तो वहां से आपको अपनी लूसेंट्स कनेक्ट हो जाएंगी। तो एक जनरल कोर्स है, आप थोड़ा हो सकता है लेंदी आपको लगे, बढ़ रहा है, बट मेरा इंटरप्रिटेशन ये है समझाने का कि आप इतिहास को कन्फ्यूजन की दृष्टि से ना देख के एक इतिहास को इंटरेस्टिंग नजरिए से देख पाओ। क्योंकि जब आप हिस्ट्री को एक थीम से समझ पाते हो, तो आप उस कंटेंट को ग्रैप्स कर पाते हो। और यहाँ पे मेन मोटिव मेरा ये है कि आप इतिहास से अपने आप को एनालाइज करने के हिसाब से चीजें देख पाओ, कि अगर कभी भविष्य में आपको एक सिक्का दिखता है, तो आपके दिमाग में तुरंत चक्री घूमने लगे कि इस सिक्के से मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अगर आपके पानी की बोतल दिखती है, तो उससे आपको पता चल जाए कि मैं इस पानी की बोतल से प्लास्टिक की क्वालिटी, कलर क्वालिटी, लोकेशन, इतनी चीजें पता कर सकता हूँ। अगर मुझे कभी कोई एक मंदिर में इंस्क्रिप्शन दिखता है, तो मुझे पता चल जाए, दिमाग में घूम जाए कि ये इंस्क्रिप्शन से क्या क्या चीजें हमें पता चलती हैं, क्या क्या चीजें समझ में आती हैं। जब आप म्यूजियम जाओ तो आपको इंटरेस्ट है। तो थोड़ा मेरा कोशिश यही है कि जीरो से ऊपर लेके चलता हूँ, और आपका
जो भी रिव्यूज़ हो मुझे कमेंट्स में डालिए, जो डाउट्स हों वो कमेंट्स में डालिए, मैं उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं और थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।